ईथन रीड ने जिस रात सोचा था कि दुनिया उसकी मुट्ठी में है, वह वही रात थी जब सब कुछ, जिसे वह सहज मानता था, धीरे से उसके हाथों से फिसल गया। लोअर परेल के दौरा स्काई बार की छत से मुंबई उसके पैरों तले चमक रही थी, एक ऐसी जगह जहां वह हर बार तब जाता था जब उसे अछूत महसूस करना होता था। शहर की रोशनी कांच की रेलिंग से चमक रही थी और उसके प्रतिबिंब में ब्रुक सुलिवन बैठी थी। वह औरत जिसे उसे गले नहीं लगाना चाहिए था, एक साटन के गाउन में लिपटी हुई थी जो उसकी दूसरी त्वचा की तरह उससे चिपका हुआ था। उसका आईफोन एक आधे खाली मैलिन शराब का नाम गिलास के बगल में उल्टा पड़ा था। उसकी पत्नी के अनपढ़े संदेशों से कंपन कर रहा था, जिसे उसने बहुत पहले ही सराहना छोड़ दी थी। ब्रुक उसकी किसी बात पर हंसी, एक तेज बेपरवाह हंसी, जीवन के लिए भूखी, जिसे वह मानती थी कि ईथन उसे दे सकता है। ईथन ने अपनी नाप की जैकेट के सामने वाले हिस्से को ठीक किया। डियोर कोलोन की सूक्ष्म सुगंध ताजी रात की हवा में घुल रही थी। वह अजय महसूस कर रहा था। उसने अभी एक बड़ा सौदा किया था। उसका मुख्य परिचालन अधिकारी को के पद पर पदोन्नति लगभग तय थी और ब्रुक का हाथ उसकी जांघ पर केवल इसको ये के साइक एंटर कल्पना को हवा दे रहा था कि वह उस तरह का आदमी था जो घर पर अपनी साधारण जिंदगी से ज्यादा का हकदार था। उसे नहीं पता था कि ओलिविया पार्कर अब उस जिंदगी में उसका इंतजार नहीं कर रही थी। सुबह 3 बजे दक्षिण मुंबई में एक निजी डिनर और फुसफुसाए गए वादों के बाद, जिन्हें ब्रुक ने सच माना था, ईथन आखिरकार एक काली मर्सिडीज की पिछली सीट पर फिसल गया। शहर खिड़की के पीछे धुंधलाता जा रहा था। मरीन ड्राइव, बांद्रा, वर्ली सी लिंक, मुंबई की सड़कों का लंबा फैलाव, जबकि वह ओलिविया को देने वाली अपनी सामान्य माफी का पूर्वाभ्यास कर रहा था। ग्राहक के साथ कोई आपातकाल, शायद एक व्यावसायिक बैठक जो लंबी खिंच गई। वह हमेशा उसे माफ कर देती थी। वह हमेशा रुक जाती थी, लेकिन उस रात घर में घुसते ही अजीब सा लगा। बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा स्थिर, बहुत ज्यादा साफ। उसने चाबियां प्रवेश द्वार की मेज पर फेंकी और उसका नाम पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वह बैठक में घुसा, एक हल्की हवा उसके चेहरे को छू गई। किताबों की अलमारी ज्यादा खाली लग रही थी। वह कंबल जो वह हमेशा सोफे पर छोड़ती थी, गायब था। उसका सीना कस गया, लेकिन उसने खुद से कहा कि उसने शायद सब कुछ फिर से व्यवस्थित कर दिया था। ओलिविया को तनाव में होने पर चीजों को व्यवस्थित करना बहुत पसंद था। वह रसोई में गया और अचानक रुक गया। संगमरमर के काउंटर पर लटकती रोशनी की गर्म चमक के नीचे कागजों का एक छोटा ढेर और एक चांदी की अंगूठी पड़ी थी। उसकी अंगूठी, वह हीरे की शादी की अंगूठी जिसे उसने पहले उतार दिया था, अब उन तलाक के कागजों के साथ करीने से पड़ी थी जिन पर उसने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए थे। एक यूएसबी ड्राइव एक लंबे वाक्य के अंत में एक शांत विराम चिन्ह की तरह उसके ऊपर रखी थी। ईथन का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से कागज उठाए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने पन्ना पढ़ा। तारीखें, स्क्रीनशॉट, तस्वीरें, सबूत, हर झूठ जिसे उसने छिपाया था, हर रहस्य जिसे उसने सोचा था कि वह कभी नहीं खोज पाएगी। फिर उसने उसकी लिखावट में एक छोटा नोट देखा। मैं चिल्लाऊंगी नहीं, गिड़गिड़ाऊंगी नहीं, मैंने सब छोड़ दिया है। एक सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी से गुजर गई और तभी वह समझा, ओलिविया गुस्से में नहीं गई थी। वह इसलिए गई थी क्योंकि आखिरकार उसे एहसास हो गया था कि वह उस आदमी से ज्यादा की हकदार थी जिसने उसे हल्के में लिया था। और वह यह इलाफ इसलिए गई थी। जानने वाला था कि उसने वास्तव में कितना खोया था, इससे पहले कि धोखे ने उसे अंदर से खाली कर दिया, इससे पहले कि कांपते हाथों और खामोश आंसुओं की रातें आईं। ओलिविया पार्कर उस तरह की महिला थी जिसे लोग स्थिर बताते थे, दिखावटी नहीं, जोरदार नहीं, बस स्थिर। नाशिक के एक गैराज मालिक और एक स्कूल लाइब्रेरियन की बेटी, वह इस विश्वास के साथ पली बढ़ी थी कि प्यार कुछ ऐसा है जिसे रोज बनाया जाता है, जैसे एक घर जो तूफानों का सामना करता है। 33 साल की उम्र में उसने उन मूल्यों को उस जीवन में उतारा जो उसने ईथन रीड के साथ बनाया था। नवी मुंबई में एक छोटा टाउन हाउस, बेडरूम की खिड़की से चमकती मुंबई के क्षितिज का नजारा, और इस उम्मीद के साथ कि भविष्य अतीत से ज्यादा दयालु होगा। ओलिविया दक्षिण मुंबई में एक वरिष्ठ मार्केटिंग रणनीतिकार थी जो अशांत बैठकों में अपनी शांत आवाज और लोगों को पढ़ने की अपनी अद्भुत क्षमता के लिए जानी जाती थी। उसके सहकर्मी अक्सर मजाक में कहते थे कि वह किसी के मुंह में झूठ पूरी तरह से बनने से पहले ही उसे पकड़ सकती थी। विडंबना यह थी कि यही क्षमता उसे बिना है तब धोखा दे गई जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने ईथन के धोखा देने की रात से 2 साल पहले अपनी नौकरी छोड़ दी थी। यह फैसला मजबूरन नहीं था, लेकिन यह पूरी तरह से स्वतंत्र भी नहीं था। ईथन ने अभी अपना MBA शुरू किया था और उन्होंने सहमति व्यक्त की थी
कि वह ट्यूशन फीस कवर करने, घर का प्रबंधन करने और प्रजनन उपचार शुरू करने में मदद करेगी। एक थकाऊ, भावनात्मक मैराथन जिसे उसने लगभग अकेले ही दौड़ाया था। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि यह एक आपसी चुनाव था। हकीकत में यह एक बलिदान था जो ओलिविया ने इसलिए किया था क्योंकि वह उनके साझा सपने में विश्वास करती थी। वह उस पर विश्वास करती थी। उसके घर में उसके शांत, आशावादी स्पर्श के निशान थे। खिड़की के पास उपन्यास का एक छोटा संग्रह कोलाबा के एक स्ट्रीट वेंडर से खरीदा गया। एक चीनी मिट्टी का कुल्हड़, मिट्टी का कप, उनकी गोवा यात्रा की एक फ्रेमयुक्त तस्वीर हवा में ओलिविया के बाल लहरा रहे थे। ईथन उसके माथे पर चूम रहा था। उस तस्वीर में वह निर्विवाद रूप से खुश दिख रही थी और असली खुशी वह जानती थी दुर्लभ थी। ओलिविया की दुनिया विलासिता के इर्द गिर्द नहीं घूमती थी, बल्कि अर्थ के इर्द गिर्द घूमती थी। उसने 4 साल तक एक ही आईफोन का इस्तेमाल किया, कॉलेज से एक ही मैकबुक एयर का। उसकी पसंदीदा सुबहें साधारण होती थीं। एक टूटी हुई कप में कॉफी, क्षितिज पर सूर्योदय देखना, दिन की मांगों के उसे पूरी तरह से निगलने से पहले शांति का एक पल। लेकिन जीवन ने उसे जितना उसने कभी कबूल नहीं किया था, उससे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। गर्भपात वह घाव था जिसे उसने सबसे गहराई से छिपाया था। यह एक बरसात वाली गुरुवार दोपहर को चुपचाप हुआ, जब ईथन शहर में एक व्यावसायिक कार्यक्रम में था। उसने कांपती आवाज में उसे बुलाया। उसने वादा किया कि वह घर वापस आ जाएगा, लेकिन वह नहीं आया। कई घंटों बाद तक नहीं आया। उसने माफी मांगी, ट्रैफिक को दोष दिया, समय को दोष दिया, खुद को छोड़कर सब कुछ को दोष दिया। और ओलिविया थकी हुई और शोकग्रस्त, उसने उसे जाने दिया। वह हमेशा उसे जाने देती थी। उसके बाद उसने बच्चों के बारे में बात करना छोड़ दिया। उसने अपने सपनों के बारे में बात करना छोड़ दिया। उसने अपने बारे में बात करना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी ईथन की महत्वाकांक्षाओं के आकार में सिकुड़ गई। वह उसका खाना बनाती थी, उसके कार्यक्रम व्यवस्थित करती थी, उसकी निराशाओं, उसकी शिकायतों, उसकी बढ़ती हुई हैसियत और पहचान की भूख को सुनती थी। उसने उसके घर को आरामदायक बनाया ताकि वह बाहर जाकर अथक हो सके। वह छोटी हो गई ताकि उसकी दुनिया बड़ी महसूस हो सके। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस आदमी के इर्द गिर्द उसने अपनी जिंदगी बनाई थी, वह उसे इतनी पूरी तरह से धोखा देगा। फिर भी उसके पुराने चमक के निशान बचे थे। उस पल का इंतजार कर रहे थे जब उसे आखिरकार याद आएगा कि वह कौन थी। उन रातों में जब ईथन देर तक काम करता था, ओलिविया कागज के टुकड़ों के साथ रसोई की मेज पर अकेली बैठती थी। मोबाइल उत्पादों के लिए विचार स्केच करती थी जिन्हें वह कभी नहीं बनाएगी। नारे लिखती थी जिन्हें वह कभी पेश नहीं करेगी। ईथन कभी कभी उन्हें देखता और बुदबुदाता, तुम इसमें बहुत अच्छी हो, लिव। लेकिन अगली सुबह वह फिर से उसके साथ ऐसा व्यवहार करता जैसे वह कोई ऐसा व्यक्ति थी जो उसकी महानता के हाशिए पर रहती थी। तब उसे नहीं पता था कि स्टारबक्स के नैपकिन पर बना एक स्केच एक दिन वह हथियार बन जाएगा जो उसे बचाएगा। उसे नहीं पता था कि वह आने वाले तूफान से ज्यादा मजबूत थी, और उसे नहीं पता था कि ईथन को खोना एक ऐसे भाग्य की शुरुआत होगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ओलिविया पार्कर जिस दुनिया में रहती थी वह ग्लैमरस नहीं थी, उस तरह से नहीं जिस तरह से ईथन दिखाना पसंद करता था। नवी मुंबई में उसका टाउनहाउस मेपल के पेड़ों से घिरी एक शांत सड़क पर था, जहां पड़ोसी अपने कुत्तों को टहलाते हुए एक दूसरे को नमस्ते करते थे और बच्चे रात होने तक साइकिल चलाते थे। बेडरूम की खिड़की से मुंबई का क्षितिज दूर चमकता हुआ दिखाई देता था। ईथन जिस जीवन को चाहता था और जिस जीवन को ओलिविया सोचती थी कि वे एक साथ बना रहे थे, उसकी याद दिलाता था। हर सुबह एक ही तरह से शुरू होती थी। ओलिविया सूरज उगने से पहले जाग जाती थी, एक नरम ग्रे कार्डिगन में खुद को लपेटती थी और रसोई में जाती थी, जहां कैबिनेट के नीचे की अकेली रोशनी एक रात के दीपक की तरह चमकती थी। वह ताजी कॉफी के दाने पीसती थी, परिचित सुगंध को अपनी नसों को शांत करने देती थी और खिड़की के पर्दे ठीक समय पर खोलती थी ताकि शहर पर पहली रोशनी फैलती हुई देख सके। काउंटरटॉप पर उसका पुराना मैकबुक एयर था, हमेशा आधी चार्ज, हमेशा उन विचारों का इंतजार करती रहती थी जिन्हें वह शायद ही कभी पूरा करने की अनुमति देती थी। लेकिन नदी के पार ईथन एक अलग दुनिया में घूमता था, कांच की मीनारों, नाप के सूट और द ग्रैंड्योर में पावर ब्रेकफास्ट की दुनिया में। उसका 31वीं मंजिल का कार्यालय बीकेसी के वित्तीय जिले को देखता था। एक चिकना खड़ा डेस्क, उसकी मैकबुक प्रो के बगल में सावधानी से रखा एक मोंटेब्लैंक पेन और उसकी MBA डिग्री का एक फ्रेम युक्त प्रमाण पत्र गर्व से दीवार पर लटका हुआ था। उस जगह की हर चीज उसे ऐसा महसूस कराती थी कि वह शीर्ष पर है, और घर पर हर चीज उसे फांसा हुआ महसूस कराती थी।
ओलिविया को पहले इसका एहसास नहीं हुआ। वह प्रजनन नियुक्तियों का प्रबंधन करने, मेहमानों के कमरे को एक बच्चे के कमरे में साफ करने, जिसकी शायद उन्हें कभी जरूरत नहीं होगी, और ईथन की डिग्री में अपनी ज्यादातर बचत निवेश करने के बाद अपनी वित्तीय स्थिति को बनाए रखने के लिए कूपन काटने में बहुत व्यस्त थी। इस बीच ईथन अपने दिन उन लोगों से घिरा हुआ बिताता था जो उसके अहंकार को बढ़ावा देते थे, कार्यकारी जो उसकी रणनीतिक सोच की प्रशंसा करते थे, युवा सलाहकार जो उसके आत्मविश्वास की प्रशंसा करते थे, और सहकर्मी जो मजाक में कहते थे कि वह पूरी कंपनी चलाने से 5 साल दूर था। इन्हीं बोर्डरूम और छत पर बने लाउंज में ईथन खुद के उस संस्करण की ओर बढ़ने लगा जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करता था। एक ऐसा संस्करण जो जिम्मेदारियों, दिनचर्या या घर पर इंतजार कर रही पत्नी की शांत स्थिरता से मुक्त था। उनकी शादी में दरारें अचानक नहीं आईं, वे धीरे धीरे दिखाई दीं, जैसे कांच में बाल जैसी पतली दरारें। पहले देर रातें आईं। ईथन का दावा था कि उसे आगे रहने की जरूरत है, कि जो पदोन्नति चाहते हैं उन्हें दोगुना काम करना होगा। ओलिविया ने उस पर विश्वास किया। वह उसके लिए कांच के बर्तनों में रात का खाना बनाती थी, उसे ब्रेक लेने की याद दिलाती थी और खुद से कहती थी कि यह बलिदान इसके लायक होगा। फिर छूटी हुई नियुक्तियां आईं। उसने प्रजनन परामर्श छोड़ दिए, डॉक्टर के दौरे फिर से तय किए और उपचार विकल्पों के साथ उसने जो फोल्डर बनाया था उसे अनदेखा कर दिया। उसके पास हमेशा एक कारण होता था, बैठकें लंबी खिंच जाती थीं, ग्राहकों को उसकी जरूरत होती थी, एक वरिष्ठ साथी अंतिम क्षण में बुलाता था। लेकिन सबसे बुरा हिस्सा बहाने नहीं थे, बल्कि हर बार जब वह उसे वहां चाहने के लिए उसे नाटकीय महसूस कराता था तो वह कितना छोटा महसूस करती थी। उनका घर कभी गर्म और बातचीत से भरा ज्यादा शांत हो गया। ओलिविया खुद को ज्यादातर अकेली बैठी पाती थी, डाइनिंग टेबल पर, सोफे पर, फार्मेसी के बाहर कार में। वह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती थी, पेंट्री को फिर से व्यवस्थित करती थी, बेसमेंट साफ करती थी, उन खाली जगहों को भरने के लिए कुछ भी करती थी जिन्हें वह पीछे छोड़ गया था। कभी कभी वह उसे दोपहर के भोजन से चौंकाने के लिए मुंबई तक गाड़ी चलाकर जाती थी, केवल यह जानने के लिए कि एक रिसेप्शनिस्ट उसे बताता था कि वह ग्राहकों के साथ बाहर है। उसके बाद वह हाथों में स्टारबक्स का एक कप लिए सड़कों पर भटकती रहती थी, यह कोशिश करते हुए कि दक्षिण मुंबई में हाथ पकड़े जोड़ों के बगल से गुजरते हुए वह न रोए। उसने सच्चाई को बंद रखा। उसकी शादी इसलिए नहीं टूट रही थी क्योंकि जीवन मुश्किल था, वह इसलिए टूट रही थी क्योंकि ईथन पहले ही एक अलग दुनिया में जी रहा था, एक ऐसी दुनिया जिसमें ओलिविया अब फिट नहीं थी और जल्द ही उसे पता चलेगा कि उस दुनिया ने उसे कितना दूर धकेल दिया था। ईथन रीड एक सुबह नहीं उठा और उसने अपनी पत्नी को धोखा देने का फैसला नहीं किया। उसका पतन उससे भी धीमा था, खामोश, क्रमिक, उन फैसलों से बना जिन्हें उसने सही ठहराया, जिन्हें उसने माफ किया। ब्रुक सुलिवन कोई संबंध नहीं ढूंढ रही थी, वह उस तरह की मान्यता ढूंढ रही थी जो ओलिविया उसे अब नहीं दे रही थी, क्योंकि वह अपनी जिंदगी को बनाए रखने में बहुत व्यस्त थी। यह एक त्रैमासिक रणनीति रिट्रीट के दौरान दक्षिण मुंबई में हुआ, जो कांच की दीवारों वाले एक कॉन्फ्रेंस सेंटर की 35वीं मंजिल पर आयोजित किया गया था। नाप के सूट पहने कार्यकारी अपने मैकबुक प्रो पर टाइप कर रहे थे, कैटरिंग के व्यंजन खा रहे थे, जबकि स्क्रीन पर स्टॉक टिकर और अनुमान दिखाए जा रहे थे। ईथन इस माहौल में फलता फूलता था। यहां वह जिम्मेदारियों वाला पति नहीं था, वह एक उभरता हुआ सितारा था, एक आदमी जिसे लोग सुनते थे, एक आदमी जिसके लिए लोग सीधे बैठते थे। ब्रुक उस दुनिया में सूखी पत्ती में एक चिंगारी की तरह आई। वह 27 साल की थी, महत्वाकांक्षी थी और उसकी हरी आंखें किसी शिकारी की तरह कमरे को स्कैन करती थीं। बेंगलुरु की एक कंसल्टेंसी से ताजी निकली, वह ऊपर उठने के लिए संघर्ष कर रही थी और उसे ज्यादा चाहने में कोई झिझक नहीं थी। जब उसने अपने पहले समूह सत्र के दौरान बात की तो डेटा के साथ एक दोषपूर्ण अनुमान की ओर इशारा करते हुए पूरा कमरा मुड़ गया, यहां तक कि ईथन ने भी उसे नोटिस किया। बाद में कॉफी बार में वह उसके पास सबसे पहले आई। तुम ईथन रीड हो, है ना? रणनीति के उपाध्यक्ष। चापलूसी सूक्ष्म थी, लेकिन बिल्कुल सही समय पर की गई थी। ईथन वरिष्ठ भागीदारों को प्रभावित करने के तनाव से थका हुआ उसे सोख गया। ब्रुक ने उसके विचारों की प्रशंसा की, उसके चुटकुलों पर हंसी, ऐसे सवाल पूछे जैसे कि उसकी राय इमारत में किसी और की राय से ज्यादा मायने रखती हो। ओलिविया के साथ बातचीत व्यावहारिक हो गई थी। बिल, डॉक्टर के दौरे, खरीदारी की सूची। ब्रुक ने ईथन को फिर से दिलचस्प, फिर से युवा, फिर से वांछित महसूस कराया। उसने उस भावना को संबंध समझ लिया जो पेशेवर सम्मान के रूप में शुरू हुआ था, वह छेड़छाड़ में बदल गया। काम के बारे में देर रात के संदेश व्यक्तिगत कबूलनामे में बदल गए।
ईथन ने खुद से कहा कि यह बेवफाई नहीं थी, क्योंकि कुछ भी शारीरिक नहीं हुआ था, लेकिन भावनात्मक रूप से रेखा पहले ही पार हो चुकी थी। इस बीच ब्रुक उसका अध्ययन कर रही थी। उसने महंगी घड़ी देखी, आत्मविश्वास देखा, शुरुआती चढ़ाई का रास्ता देखा। उसने एक ऐसे आदमी को देखा जिसकी कक्षा उसे उससे कहीं ज्यादा ऊपर उठा सकती थी जितना वह खुद चढ़ सकती थी। वह उसकी कमजोरियों को जानती थी, उसका अभिमान, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी प्रशंसा की जरूरत। उसने उन्हें धीरे से खिलाया, जैसे कोई अपने हाथ से शेर को खिलाता है। उसकी सहेलियों ने उसे चेतावनी दी, कार्यकारी अधिकारियों के साथ मत जुड़ो। एक ने कहा, वे तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ब्रुक भोली नहीं थी। उसे लगा कि वह भी ईथन का इस्तेमाल कर रही थी। एक आपसी लेन देन, एक ऐसा शॉर्टकट जहां शॉर्टकट लड़कियों को शायद ही कभी मिलते थे। पहली बार जब ईथन और ब्रुक ने रेखा पार की, वह एक कंपनी के खुरुशी के घंटे के दौरान था। नरीमन पॉइंट में एक अंधेरा बार, कांच की मेजों पर गर्म रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी। लोग एक एक करके चले गए जब तक कि कुछ ही नहीं बचे। ब्रुक उसके बगल में बैठी, जरूरत से ज्यादा करीब। उसका इत्र चमेली और कुछ गहरा उसके इंद्रियों को घेर रहा था। उसने उससे कहा कि वह कितनी कड़ी मेहनत करता है, वह कितना शानदार है, वह कितना सफल हो गया है, इसकी प्रशंसा करती है। ओलिविया ने भी ये बातें कही थीं, लेकिन वह सालों पहले की बात थी। उनका पहला चुंबन रोमांटिक नहीं था, वह लापरवाह था। शौचालयों के पास पीछे के गलियारे में चुराया गया था, बहुत तेजी से, बहुत हताश होकर। ईथन सबसे पहले पीछे हट गया। उसके आंखों में अपराधबोध चमक रहा था, लेकिन ब्रुक बस मुस्कुराई, अपने अंगूठे से उसकी जबड़े पर हाथ फेरते हुए। किसी को जानने की जरूरत नहीं है, उसने फुसफुसाया, और ईथन ने उस पर विश्वास किया। उस रात के बाद से वह 2 जिंदगियां जी रहा था, सम्माननीय पति जो देर से घर आता था, और वह आदमी जो एक ऐसी महिला के साथ लग्जरी होटलों में जाता था जो उसे ब्रह्मांड का केंद्र महसूस कराती थी। उसने खुद से कहा कि ओलिविया नाजुक थी, बहुत ज्यादा भावुक थी, गर्भपात से इतनी ग्रसित थी कि उसे समझ नहीं आया। उसने खुद को मना लिया कि वह इसके लायक था, कि यह संबंध अस्थायी था, कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता था। लेकिन उसने सच्चाई नहीं देखी। ब्रुक सिर्फ एक गलती नहीं थी, वह पहली डोमिनो थी, और एक बार जब वह गिरती तो उसकी पूरी दुनिया उसके साथ गिर जाती। वह क्षण जब ओलिविया पार्कर को एहसास हुआ कि कुछ वाकई गलत था, वह आतिशबाजी या चीखों के साथ नहीं आया। यह एक सामान्य बुधवार दोपहर को आया, जिस तरह के दिन आकाश थका हुआ लगता था और हवा में बारिश की गंध आती थी। वह बेडरूम में कपड़े मोड़ रही थी। ड्रायर की हल्की भिनभिनाहट चुप्पी को भर रही थी। जब उसने ईथन की एक शर्ट के कॉलर के अंदर एक छोटा सा लिपस्टिक का दाग देखा, एक गहरा गुलाबी रंग, एक ऐसा रंग जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं लगाया था। उसका दिल रुक गया, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। वह कपड़े मोड़ती रही, कपड़े को चिकना करती रही, जैसे वह अपनी चिंताओं को चिकना करती थी। जब ईथन उस रात घर आया तो उसने धीरे से पूछा, यह किसकी लिपस्टिक है? उसने पलक भी नहीं झपकाई। एक ग्राहक ने विदा होते समय मुझे गले लगाया। वह नशे में थी। आराम से रहो लिव। झूठ उसके मुंह से ऐसे फिसल गया जैसे उसने अभ्यास किया हो, जिससे उसका पेट मरोड़ गया। उसने बहस नहीं की, बस सिर हिलाया और स्टोव पर पास्ता हिलाने लगी। लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया, कुछ छोटा, कुछ खतरनाक, एक शांत जागरूकता कि वह अब उस आदमी के साथ नहीं रह रही थी जिससे उसने शादी की थी। वह ऐसे व्यक्ति के साथ रह रही थी जिसने बिना हिचकिचाए झूठ बोलना सीख लिया था। अगले कुछ हफ्तों में संकेत शाम की परछाइयों की तरह बढ़ते गए। ईथन ने वे पासवर्ड बदल दिए जो वह पहले साझा करता था। वह घर आते ही तुरंत नहा लेता था। वह अपने आईफोन को ऐसे बचाता था जैसे उसमें परमाणु कोड हो। उसने उसे बिना बताए एक नया कोलोन खरीदा, कुछ ज्यादा तेज, अज्ञात। फिर भी ओलिविया ने कुछ नहीं कहा। वह बिना सबूत के उससे भिड़ने के लिए तैयार नहीं थी, खासकर उन सब चीजों के बाद जो उसने निवेश की थी। साल, बचत, वे सपने जिन्हें उसने दफन कर दिया ताकि वह अपने सपनों का पीछा कर सके। उसे सच्चाई की जरूरत थी, संदेह की नहीं, और सच्चाई ऐसे आई जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। यह शहर के केंद्र में एक कॉरपोरेट चैरिटी रिसेप्शन में हुआ। ओलिविया ने जाने का इरादा नहीं किया था, लेकिन ईथन ने जोर दिया, अगर मैं अकेला आता हूं तो क्या बुरा नहीं लगेगा? उसने अपने कफलिंक लगाते हुए कहा, कोशिश करो कि तुम एलिगेंट दिखो। ठीक है, एलिगेंट, जैसे वह एक फर्श थी जिसे उसे चमकाना था। ओलिविया ने एक साधारण नेवी ब्लू गाउन पहना और अपने बाल कर्ल किए, इस उम्मीद में कि यह पर्याप्त होगा। जब वे होटल के बॉल रूम में पहुंचे, एक सुनहरी जगह जो झूमरों और शैंपेन पकड़े अधिकारियों से भरी थी, तो उसे तुरंत ही अजीब लगा। ईथन उसके आगे
आगे चला, शायद ही कभी पीछे मुड़कर देखा। वह पहले से ही खुद के उस संस्करण में फिसल गया था जो महंगी रोशनी में पनपता था। वह नाश्ते की मेज के पास खड़ी रही, यह कोशिश करते हुए कि वह अपने पेट को अपनी उंगलियों से न छुए। एक घबराहट की आदत जो गर्भपात के बाद विकसित हुई थी। लोग उसके चारों ओर घूम रहे थे, बाजार के रुझानों और गठबंधनों के बारे में बुदबुदा रहे थे जिन्हें वह समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने अपने पीछे एक फुसफुसाहट सुनी, वह ईथन की पत्नी है। हो ही नहीं सकता, मुझे लगा ब्रुक उसकी गर्लफ्रेंड है। वह ब्रुक को हर जगह ले जाता है। बेचारी औरत, शायद उसे कोई अंदाजा भी नहीं है। शब्द पत्थर की तरह उसे लगे। उसके हाथों में उसका गिलास कांपने लगा, डंठल उसकी हथेली में धंस गया। वह मुड़ी नहीं, उसने सांस नहीं ली, बस सामने देखती रही। ईथन को अपने सहकर्मियों के एक घेरे के साथ हौंसते हुए देखती रही, उसी तरह हौंसते हुए जैसे वह कभी उसके साथ हौंसता था। उस पल दुनिया किनारों पर धुंधला गई। कमरा बहुत गर्म, बहुत शोरगुल वाला, बहुत चमकीला महसूस हुआ। उसने अपना गिलास फेंकने से पहले ही रख दिया। फिर वह बालकनी में चली गई, जहां ठंडी हवा ने उसके गालों पर थप्पड़ मारा। वह रेलिंग पर झुक गई। उसकी आंखें जल रही थीं जब उसने अपनी सांस को शांत करने की कोशिश की। वह सच्चाई जिससे वह बचने की कोशिश कर रही थी अब छिपी नहीं थी, वह खुले में थी, अजनबियों द्वारा फुसफुसाई जा रही थी। उसकी शादी केवल टूट ही नहीं रही थी, उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा था। कुछ मिनटों बाद ईथन ने उसे बाहर ढूंढा। तुम ठीक हो? उसने चिंतित होने के बजाय ज्यादा परेशान होकर पूछा। ओलिविया ने अपनी आंखें तेजी से पोंछी। ब्रुक कौन है? ईथन एक सेकंड के लिए चुप रहा, बस इतना समय कि वह अपनी आंखों के पीछे सच्चाई को चमकते हुए देख सके, इससे पहले कि वह फिर से अपना मुखौटा पहन लेता। कोई नहीं, उसने बहुत तेजी से कहा, शुरू मत हो। और इस तरह ओलिविया को पता चला कि वह उसे खो नहीं रही थी, वह उसे पहले ही खो चुकी थी। चैरिटी रिसेप्शन के हफ्तों बाद ओलिविया अपने दिनों में ऐसे घूमती रही जैसे कोई पानी के नीचे चल रहा हो। हर आवाज दबी हुई, हर हरकत भारी, हर सांस लेना थोड़ा ज्यादा मुश्किल। वह अभी भी नाराज नहीं थी, उसके लिए वह तैयार नहीं थी। मुख्य रूप से वह खाली महसूस कर रही थी, एक तरह का शांत दुख जो उसकी हड्डियों में बस गया था और हर चीज को, ब्रश करने या किराने का सामान उतारने जैसी छोटी छोटी चीजों को भी ऐसी पहाड़ी चढ़ने जैसा महसूस कराता था जिसे उसने चुना ही नहीं था। उसने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि वह चीजों को ठीक कर सकती है, कि शायद ईथन सिर्फ अभिभूत, तनावग्रस्त, बहुत ज्यादा दिशाओं में खिंचा हुआ था। वह यह विश्वास करना चाहती थी कि जिस आदमी से उसने शादी की थी वह अभी भी कहीं न कहीं उसके अंदर रहता था, लेकिन कनेक्शन का हर प्रयास केवल उनके बीच की दूरी को बढ़ाता था। एक रात उसने उसका पसंदीदा व्यंजन बनाया, नींबू रोजमेरी चिकन, वही जो वे रविवार को एक साथ बनाते थे। उसने मोमबत्तियां जलाईं, अपने अच्छे बर्तन निकाले, यहां तक कि एक ब्लाउज भी पहना जिसे उसने एक बार कहा था कि उसे बहुत पसंद है। ईथन 2 घंटे देर से घर आया। एक बार की गंध आ रही थी जहां वह कभी नहीं गई थी, ग्राहकों के साथ ड्रिंक के बारे में कुछ बुदबुदाता हुआ। उसने मेज पर मुश्किल से देखा, इससे पहले कि वह कहता, मैंने पहले ही खा लिया, और सीधे नहाने चला गया। ओलिविया मेज पर लगभग 1 घंटे तक अकेली बैठी रही, अछूते खाने को देखती रही जब तक कि मोमबत्तियां जलकर खत्म नहीं हो गईं और मोम आंसुओं की तरह बहने लगा। यह सिर्फ उपेक्षा नहीं थी, यह मिटाना था। हर दिन वह उसका एक और हिस्सा मिटा रहा था, उसके प्रयास, उसकी उपस्थिति, उसका मूल्य, जब तक कि उसे यकीन नहीं था कि क्या बचा था। असली टूटने का क्षण चुपचाप आया। यह शुक्रवार की रात थी, बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी। ओलिविया ईथन का इंतजार कर रही थी, मौसम ऐप पर तूफानों को ट्रैक कर रही थी, कल्पना कर रही थी कि वह ट्रैफिक में फंस गया है या बारिश में फंसा हुआ है। जब वह आखिरकार अंदर आया, भीगा हुआ और चिड़चिड़ा, तो वह उसे तौलिया लेने भागी। कृतज्ञता के बजाय उसने झल्लाकर कहा, मुझे परेशान मत करो लिव, मेरे पास पहले से ही काफी समस्याएं हैं। उसके हाथ जम गए। वह उसे परेशान नहीं कर रही थी, वह उससे प्यार करने की कोशिश कर रही थी। बाद में जब वह उसके बगल में गहरी नींद में सो रहा था, ओलिविया छत को देखती हुई जागती रही। उसका हाथ उसके सीने पर बिना छुए टिका हुआ था। एक समय था जब वह उसके साथ लिपटा हुआ सोता था, पैर एक दूसरे में उलझे हुए, एक साथ सांस लेते हुए। उसे वे सुबहें याद थीं, आराम, गर्मी, उसके गाल पर शुभ प्रभात, जाने मन की हल्की बुदबुदाहट। अब वह अपने ही बिस्तर में एक अजनबी की तरह महसूस कर रही थी। उसका मन घूमता रहा, हर असुरक्षा सतह पर आ गई। शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं, शायद मैं बहुत बदल गई हूं, शायद वह वाकई मुझसे आगे निकल गया है, शायद यह मेरी गलती है। दर्द ने उसे इतनी कसकर घेर लिया
कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। वह बिस्तर से उठी और बाथरूम में गई। दरवाजा चुपचाप बंद कर दिया ताकि उसे जगा न सके। कठोर भिनभिनाती रोशनी के नीचे उसने खुद को शीशे में देखा। सूजी हुई आंखें, बाल बेतरतीब ढंग से जूड़े में बंधे हुए, कंधे झुके हुए, एक महिला जो उत्तरजीविता मोड में मंद पड़ गई थी। उसने खुद को नहीं पहचाना। फिर आखिरकार बांध टूट गया। सिसकियां इतनी जोर से उससे निकलीं कि उसे अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढोंकना पड़ा। वह ठंडी टाइलों के फर्श पर फिसल गई, अपना माथा घुटनों से दबाया, जबकि आंसुओं ने उसके पजामे को भिगो दिया। हर घाव जो उसने निगल लिया था वह बाहर निकल गया। गर्भपात, अकेलापन, गाला में फुसफुसाहट, उसके कॉलर पर लिपस्टिक, जो संदेश वह छिपाता था, वह प्यार जो उसने बिना कुछ पाए दिया था। वह तब तक रोई जब तक उसके सीने में दर्द नहीं हुआ, जब तक उसका सिर धड़कने नहीं लगा, जब तक उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसके अंदर का तूफान आखिरकार शांत हुआ तो ओलिविया भयावह रूप से खाली महसूस कर रही थी। एक सुन्नता उसे घेर गई, उस तरह की जो लोगों को हताश और अपरिवर्तनीय काम करने पर मजबूर करती है। वह उठी, कांपती हुई लेकिन दृढ़। उसने रोशनी बंद की और बेडरूम के दरवाजे की ओर चली। ईथन गहरी नींद में सो रहा था, परेशान नहीं, अप्रभावित नहीं, यह जाने बिना कि उसने अभी उस महिला को तोड़ दिया था जो एक बार उसके लिए आग से गुजर जाती। ओलिविया ने उसे एक लंबे पल तक देखा। उसके गालों पर आंसू सूख रहे थे, उसका दिल दुख रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया। शायद ही चुपचाप, लेकिन पर्याप्त। यह जागृति की पहली छोटी दरार थी। उसे अभी तक नहीं पता था, लेकिन वह उससे दूर अपना पहला कदम उठा रही थी। उसके टूट जाने के बाद की सुबह ओलिविया पार्कर सिरदर्द और इतनी सूजी हुई आंखों के साथ उठी कि उसे पलक झपकने में भी दर्द हो रहा था। वह एक लंबे समय तक बिस्तर के किनारे बैठी रही, खिड़कियों से रिश्ती सूरज की हल्की रेखा को देखती रही। ईथन पहले ही काम पर चला गया था। वह हमेशा शुक्रवार को जल्दी जाता था, यह दावा करते हुए कि उसे कार्यकारी बैठकों की तैयारी के लिए कार्यालय में शांत समय की जरूरत थी। उसे एहसास नहीं हुआ था कि वह बाथरूम के फर्श पर खुद को खाली कर चुकी थी, या शायद उसे हुआ था, शायद उसे बस परवाह नहीं थी। ओलिविया ने धीरे धीरे नहाया, गर्म पानी को उसे स्थिर करने दिया। उसके पास कोई योजना नहीं थी, अभी तक नहीं, लेकिन वह जानती थी कि वह पिछली रात जैसी एक और रात नहीं जी पाएगी। वह एक तौलिए में लिपटी रसोई में गई और कांपते हाथों से कॉफी बनाई। माइक्रोवेव के दरवाजे में उसका प्रतिबिंब हल्का चमक रहा था। पीला, थका हुआ, लेकिन फिर भी खड़ी हुई। फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसका फोन एक पुराने जीमेल अकाउंट से एक सूचना के साथ कंपन किया, जिसका वह शायद ही कभी इस्तेमाल करती थी। एक इनबॉक्स जिसे वह लगभग भूल चुकी थी। उसने भौहें चढ़ाईं, स्क्रीन पर टैप किया और जम गई। यह एक क्लाउड आर्काइविंग सेवा से एक स्वचालित अनुस्मारक था। आपकी 5 साल पहले की सहेजी गई फाइल बहाल कर दी गई है। साथ में एक पूर्वावलोकन थंबनेल था, काले स्याही में खींचे गए मोबाइल ऐप के फ्लो वाला एक सिकुड़ा हुआ स्टारबक्स नैपकिन। उसकी लिखावट, उसके तीर, उसके एनोटेशन। ओलिविया का दिल जोर से धड़का। उसे वह रात याद आई। ईथन उसके छोटे से अपार्टमेंट में घूमता हुआ शिकायत कर रहा था कि उसकी टीम एक ऑनबोर्डिंग समस्या का समाधान नहीं कर पा रही थी। उसने एक पेन उठाया था और एक सरल, सहज मार्ग का स्केच बनाया था। ईथन ने एक तस्वीर खींची थी, उसके माथे पर चुंबन किया था और कहा था, तुम एक जीनियस हो, लिव। उसने उस स्केच का फिर कभी जिक्र नहीं किया था। जब उसने काम पर एक नई उत्पाद दिशा प्रस्तावित की तब नहीं, जब उसने कर्मचारी ऑफ द क्वार्टर पुरस्कार जीता तब नहीं, जब उसने ऐप के विकास को मेरे नेतृत्व का परिणाम बताया, और निश्चित रूप से तब नहीं जब उसने ब्रुक के साथ देर तक रुकना शुरू किया। ओलिविया ने संग्रहित छवि पर क्लिक किया। यह पूर्ण रिजोल्यूशन में खुली, समय, मुद्रांकित और प्रमाणित। वह नीचे स्क्रॉल की और वह संदेश देखा जो उसने कभी खुद को भेजा था। अगर ईथन यह भूल जाए कि यह मेरा विचार था। उसका गला कस गया। उसके पिछले स्वयं ने उसके भविष्य की रक्षा की थी, यह जाने बिना भी कि उसे बचाने की जरूरत होगी। उसने नैपकिन के स्केच को ऐसे देखा जैसे वह एक जीवन रेखा हो, क्योंकि एक तरह से वह थी सबूत, असली सबूत, बौद्धिक योगदान का सबूत, सबूत कि जिस आदमी से उसने प्यार किया था उसने उससे वफादारी से ज्यादा कुछ छीना था। उसने उससे श्रेय, अवसर, पहचान छीनी थी। उसने उसकी चमक चुरा ली थी और उसके अंदर कुछ टूट गया, निराशा के साथ नहीं बल्कि स्पष्टता के साथ। ओलिविया सीधी हो गई, उसकी नब्ज स्थिर हो गई, उसके दिमाग में धुंध छोटने लगी। उसकी जगह एक ऐसी तीक्ष्णता आ गई थी जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। यह अब केवल धोखे के बारे में नहीं था,
यह चोरी के बारे में था, गरिमा के बारे में, उन सभी चीजों को वापस लेने के बारे में था जिन्हें उसने इतनी स्वेच्छा से छोड़ दिया था। उसने कपड़े बदले, अपना हैंडबैग उठाया और अपनी लैपटॉप को बगल में दबाकर दरवाजे से बाहर निकल गई। उसे ठीक से नहीं पता था कि वह कहां जा रही थी, जब तक कि उसने खुद को बांद्रा में एक कांच की इमारत के सामने खड़ा नहीं पाया। एक लॉ फर्म, वही जिसे उसने एक रात देर से अपनी बैठक में चुपचाप रोते हुए बुकमार्क किया था। संगमरमर की लॉबी के अंदर वह छोटी महसूस कर रही थी, एक ऐसी महिला जो पॉलिश किए गए फर्शों और चमड़े की कुर्सियों के बीच नहीं आती थी। लेकिन उसने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। रिसेप्शन पर चेक इन किया। मिनटों बाद ओलिविया एक तलाक वकील के सामने बैठी थी, जिसकी आंखें दयालु थीं और आवाज जो किसी तरह सब कुछ को कमजोर किए बिना शांत करती थी। मुझे नहीं पता कि क्या करूं, ओलिविया ने फुसफुसाया। हम तुम्हारे पास जो है उससे शुरू करते हैं, वकील ने धीरे से जवाब दिया। मुझे दिखाओ। ओलिविया ने अपना लैपटॉप खोला और नैपकिन के स्केच को उनके बीच एक कबूलनामे की तरह रखा। वकील की भौहें लगभग तुरंत ही उठ गईं। यह, उसने धीरे धीरे कहा, तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। पहली बार ओलिविया ने दर्द से ज्यादा कुछ और चमक महसूस की। उसे संभावना महसूस हुई। उसे लगा कि उसके पैरों के नीचे जमीन हिल रही है, ढह नहीं रही थी बल्कि खुल रही थी। और कहीं गहरी एक आवाज जो उसने सालों से नहीं सुनी थी आखिरकार बोली, उसने तुमसे छीन लिया, अब अपनी जिंदगी वापस ले लो। ओलिविया बांद्रा की लॉ फर्म से बाहर निकली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे की जमीन को फिर से व्यवस्थित कर दिया हो। डरावने तरीके से नहीं, बल्कि ऐसे तरीके से जिसने उसे शहर को अलग तरह से देखने पर मजबूर किया। टैक्सी, मेट्रो ग्रिड से निकलती भाप, ऊंची कांच की इमारतें, सब कुछ ज्यादा तेज, ज्यादा शोरगुल वाला, ज्यादा असली लग रहा था। वह वैसी महिला नहीं थी जो 20 मिनट पहले कांपती हुई अंदर आई थी। अब उसके पास एक योजना थी, या कम से कम उसकी शुरुआत तो थी। उसकी वकील ने उसे इकट्ठा करने के लिए दस्तावेजों की एक सूची दी थी। बैंक स्टेटमेंट, ईथन के क्षतिपूर्ति पैकेज, ईमेल आदान प्रदान, ऐप के विचार से संबंधित कुछ भी ज्ञान। वकील ने धीरे से कहा था, एक फायदा है। ओलिविया कोने के स्टारबक्स में चली गई, उस वाक्य को एक मंत्र की तरह दोहराती रही, फायदा। उसने एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर की और खिड़की के पास बैठ गई। उसका दिमाग उबल रहा था, क्रोध, डर और कुछ अज्ञात के बीच दौड़ रहा था, कुछ आशा के करीब। उसने एम्मा को कॉल करने के इरादे से अपना फोन उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह डायल कर पाती, स्क्रीन चमक उठी। एक अज्ञात नंबर से एक टेक्स्ट संदेश, लिव, मैं नोहा हूं, मैंने तुम्हें इमारत के बाहर देखा, तुम ठीक हो? उसकी सांस अटक गई। उसने नोहा कार्टर को सालों से करीब से नहीं देखा था, केवल कभी कभार लिंक्डइन अपडेट या उसकी फिनटेक कंपनी के बारे में समाचार लेखों में। कॉलेज में वह उसका सबसे करीबी दोस्त था। वे एक साथ पढ़ाई करते थे, देर रात पिज्जा साझा करते थे, यहां तक कि एक बार लगभग चुंबन भी किया था। लेकिन जीवन ने उन्हें अलग अलग रास्तों पर ले गया था। उसने ईथन को चुना था, यह मानते हुए कि सुरक्षा अनिश्चितता से ज्यादा सुरक्षित थी। अब अनिश्चितता ही उसका एकमात्र रास्ता लग रही थी। उसने जल्दी से जवाब लिखा और 5 मिनट बाद नोहा स्टारबक्स में दाखिल हुआ। वह बड़ा, ज्यादा पॉलिश लग रहा था। गहरा ग्रे सूट, बेदाग सफेद शर्ट, उसकी जैकेट की जेब में सावधानी से लगा एक मोंटेब्लैंक पेन। सफलता उस पर अच्छी लग रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान नहीं बदली थी। वह अभी भी गर्म, स्थिर, ईमानदार थी। तुम थकी हुई लग रही हो, उसने धीरे से कहा, उसके सामने की कुर्सी खींचते हुए। क्या बात है? एक पल के लिए ओलिविया बोल नहीं पाई। उसकी आवाज में दया ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया और उसे रोने से रोकने के लिए जोर से पलकें झपकनी पड़ी। नोहा चुपचाप इंतजार करता रहा, अपने हाथ उसी धैर्यपूर्ण तरीके से जोड़े हुए जैसे उसे याद था। उसने सांस ली और उसे सब कुछ बताया, नाटकीय रूप से नहीं, कड़वाहट के साथ नहीं, बस ईमानदारी से। देर रातें, झूठ, लिपस्टिक, गाला में फुसफुसाहट, नैपकिन का स्केच, वकील, सबूत एक तूफान की तरह जमा हो रहे थे जिसकी उसने कभी मांग नहीं की थी। जब वह खत्म हुई तो नोहा एक पल के लिए चुपचाप अपनी कुर्सी पर झुक गया। ओलिविया, उसने आखिरकार धीमी आवाज में कहा, तुम्हें मुझे पहले फोन करना चाहिए था। वह हल्की हंसी, मैं किसी को इसमें घसीटना नहीं चाहती थी। मुझे घसीटना नहीं है। उसने सिर हिलाया, तुम भूल जाती हो, मैं हमेशा तुम्हारी जिंदगी में रहना चाहता था। उसके गाल लाल हो गए। उसने अपनी कॉफी कप पकड़े हुए दूर देखा। वह जीवित रहने से ज्यादा किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन शब्दों ने कुछ ऐसा नरम कर दिया था जिसे उसने सोचा था कि हमेशा के लिए चला गया था। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, नोहा आगे झुक गया।
लिव, तुम्हारा विचार, नैपकिन का स्केच, वह अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा। और अगर ईथन की कंपनी उस पर निर्माण कर रही है तो तुम्हारे पास कुछ शक्तिशाली है। उसने निगल लिया। यही सब कहते हैं, लेकिन यह वही है जो वे तुम्हें नहीं बताएंगे। नोहा ने जारी रखा, तुम्हें अपनी चीजों के टुकड़ों के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम अपना खुद का संस्करण बना सकती हो, बेहतर, साफ, स्वतंत्र। ओलिविया ने पलक झपकाई। मैं कुछ शुरू करूं, क्यों नहीं? उसकी मुस्कान छोटी थी लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी। तुम आज टीमों का नेतृत्व करने वाले आधे लोगों से ज्यादा उपयोगकर्ताओं को समझती हो। तुम सहज, स्मार्ट हो, और सच कहूं तो वह कभी तुम्हारी सोच के लायक नहीं था। वह घबराकर हंसी। मैं सीईओ नहीं हूं। तुम एक बेईमान आदमी की पत्नी भी नहीं थी, नोहा ने धीरे से कहा। लेकिन तुमने तब तक भूमिका निभाई जब तक उसने तुम्हें तोड़ नहीं दिया। तुम एक ऐसी भूमिका निभाना सीख सकती हो जो तुम्हें बनाए। ओलिविया ने उसे घूर कर देखा। उसके पीछे शहर, वह जिंदगी जिसे उसे अभी भी दावा करने का मौका था। ऊपर एक तूफान गरजा। एक दूर की गड़गड़ाहट ने खिड़कियों को हिला दिया। लोग बारिश से बचने के लिए अंदर भागे। ओलिविया को लगा कि हवा बदल रही है, ज्यादा ठंडी, ज्यादा भारी, बदलाव से भरी हुई। नोहा ने अपने ब्रीफकेस से एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे उसकी ओर सरका दिया। अपना व्यक्तिगत नहीं, एक अलग वाला। इस हफ्ते मेरे दफ्तर आओ, उसने कहा। मुझे तुम्हें दिखाता हूं कि हम वह कैसे बदल सकते हैं जो उसने चुराया है, कुछ ऐसा जिसमें तुम्हारा पूरा अधिकार हो। ओलिविया ने कार्ड अपनी उंगलियों के बीच रखा। महीनों में पहली बार उसे अपने अंदर कुछ स्थिर महसूस हुआ। एक नई शुरुआत, एक नया सहयोगी, एक नया रास्ता, और वह इसे अकेले नहीं चल रही थी। अपने जीवन के अधिकांश समय तक ओलिविया पार्कर कभी भी उस तरह की महिला नहीं रही थी जिसने खुद को फिर से गढ़ा हो। वह ब्रेकअप के बाद अपने बाल नहीं कटवाती थी। पदोन्नति के बाद वह नई अलमारियां नहीं खरीदती थी। वह अपने भावनाओं को आवेगपूर्ण फैसलों में नहीं डुबोती थी। वह दृढ़ रहते हुए जीवित रहती थी। लेकिन नोहा के साथ बैठक के बाद उसके अंदर कुछ बदल गया। जंगली तरीके से नहीं, लापरवाह तरीके से नहीं, बल्कि एक शांत दृढ़ संकल्प के साथ जो अजीब और शक्तिशाली महसूस हुआ। यह सूक्ष्मता से शुरू हुआ। अगली सुबह ओलिविया अलार्म बजने से पहले जाग गई, अपने बालों को ढीले जूड़े में बांध लिया और उस घर की सभी खिड़कियां खोल दीं जिसे वह अभी भी ईथन के साथ साझा करती थी। ठंडी शरद तुकी हवा को अंदर आने दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने से कुछ बासी हवा आखिरकार बाहर निकल गई हो। वह वॉक इन कोठरी के दरवाजे पर खड़ी थी, कपड़ों की पंक्तियों की जांच कर रही थी जिन्हें उसने महीनों से नहीं पहना था। अधिकांश उस महिला को दर्शाते थे जिसमें वह ईथन के लिए बदल गई थी। नरम स्वेटर, रूढ़िवादी ब्लाउज, शांत रंग, व्यावहारिक जूते, किसी ऐसे व्यक्ति के कपड़े जो जगह नहीं घेरना चाहता था। लेकिन पीछे के कोने में एक पोशाक छिपी हुई थी जिसे उसने सालों पहले खरीदा था। एक फिटिंग वाली काली ड्रेस जिसे उसने कभी नहीं पहना था क्योंकि ईथन ने एक बार कहा था, लिव, यह तुम्हारे लिए बहुत साहसी लगती है। उसने उसे हैंगर से निकाला, कपड़े को छुआ और अपने पेट में एक फड़फड़ाहट महसूस की। उसने उसे पहन लिया। यह उस पर बिल्कुल फिट थी। उसने खुद को शीशे में देखा। शीशे में दिख रही महिला नाजुक नहीं लग रही थी। वह ऐसी लग रही थी जिसने कुछ क्रूर चीज से बच गई थी, लेकिन उससे नष्ट नहीं हुई थी। वह अभी तक पुनर्जन्म नहीं हुई थी, लेकिन वह जाग रही थी। उसी दोपहर उसने बांद्रा के एक छोटे से सैलून में एक बहुत देर से बुक की हुई अपॉइंटमेंट ली। उस तरह का सैलून जिसमें गर्म रोशनी होती है और स्टाइलिस्ट आपसे एक ग्राहक के बजाय एक बहन की तरह बात करते हैं। जब स्टाइलिस्ट ने पूछा कि वह क्या चाहती है तो ओलिविया खुद हैरान रह गई। मैं ऐसी दिखना चाहती हूं जिसने अस्तित्व के लिए माफी मांगना बंद कर दिया है। स्टाइलिस्ट रुकी, फिर समझदारी से सिर हिलाया। केवल टूटी हुई महिलाएं ही एक दूसरे को पहचानती हैं। उन्होंने उसके बाल काटे, उन्हें आकार दिया, नरम परतें जोड़ी जो उसके चेहरे को फ्रेम करती थीं। कुछ भी नाटकीय नहीं, कुछ भी जो ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाता हो, बस इतना कि वह ऐसी लगे जैसे उसे याद था कि उसे सुंदर महसूस करने की अनुमति थी। सैलून के बाद वह पास की एक बुटीक में गई। कोई लग्जरी वाली नहीं, बस एक स्थानीय दुकान जहां कपड़ों के रैक जीवंत महसूस होते थे। उसने 2 चीजें खरीदी, एक ब्लेजर जिससे उसके कंधे मजबूत दिखते थे, एक जोड़ी काली हील जो लकड़ी के फर्श पर आत्मविश्वास से क्लिक करती थी। उसने सबसे महंगी चीजें नहीं खरीदी, उसे उनकी जरूरत नहीं थी। वह चुपचाप खुद को बना रही थी, किसी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम कर रही थी। घर जाते समय वह एक किताबों की दुकान पर रुक गई। उसे नहीं पता था क्यों। वह गलियारों में भटकती रही जब तक कि एक शीर्षक पर उसकी नजर नहीं पड़ी, वुमेन हु रन विद द वुल्व्स। उसने उसे उठाया, पन्ने शक्ति,
अंतर्ज्ञान और पहचान को फिर से प्राप्त करने की कहानियों से भरे हुए थे। उसने उसे एक डायरी और एक काले पेन के साथ खरीदा। घर पर उसने पहला पन्ना लिखा, मैं ईथन के बिना कौन हूं यह नहीं जानती, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं। बाद में उसी रात ईथन जल्दी घर आया। यह उसके लिए असामान्य था। वह बैठक में गया और उसे वहां काले गाउन में खड़ा देखकर जम गया। उसके कंधे पर नरम बाल, एक अलग मुद्रा, एक अलग ऊर्जा। वाह, उसने धीरे धीरे कहा, उसे ऊपर से नीचे देखते हुए। क्या अवसर है? ओलिविया ने बिना सिकुड़े उसकी आंखों में देखा। कोई नहीं, बस मुझे अपने लिए तैयार होने का मन हुआ। ईथन ने भौहें चढ़ाई, भ्रमित। वह उसके ऐसे संस्करण का आदी नहीं था जिसे वह भावनात्मक रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता था। यह पिछली रात की वजह से है। मैंने कहा था कि लोग गपशप करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं था। ओलिविया ने बहस नहीं की, समझाया नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं, बस मुड़ी, अपनी किताब उठाई और उसके बगल से गुजर गई। पहली बार उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था, अनिश्चितता। क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने कितनी महिलाओं को लुभाया था, कितने सौदे किए थे, कितने झूठ बोले थे। उसने कभी ओलिविया को खुद के उस संस्करण को छोड़ने के लिए तैयार होते हुए नहीं देखा था जो उसे सेवा देता था। उसे अभी तक नहीं पता था, लेकिन उसका पुनर्जन्म शुरू हो चुका था। ओलिविया के शांत परिवर्तन के दिनों बाद ईथन रीड अपने घर में ऐसे घूमता रहा जैसे कोई ऐसे कमरे में घुसता है जहां फर्नीचर फिर से व्यवस्थित किया गया हो। पहली नजर में कुछ भी अलग नहीं लगा, फिर भी कुछ निर्विवाद रूप से अजीब लग रहा था। ओलिविया बहस नहीं करती थी, स्पष्टीकरण के लिए गिड़गिड़ाती नहीं थी, यह नहीं पूछती थी कि वह कहाँ था या वह सुबह 2 बजे तक घर क्यों नहीं आया था। वह सभ्य थी, शांत थी, अविचलित रूप से शांत थी, और कुछ भी ईथन को इससे ज्यादा डराता नहीं था। मंगलवार रात वह व्हिस्की और छत पर बने बार के परफ्यूम की गंध के साथ सामने के दरवाजे से अंदर घुसा। उसने नाटकीय रूप से अपनी टाई ढीली की, स्पष्ट रूप से उम्मीद कर रहा था कि ओलिविया उससे पूछेगी कि वह कहाँ था। उसने नहीं पूछा। वह रसोई की मेज पर अदरक की चाय का कप लिए बैठी अपनी किताब पढ़ रही थी। उसके कान के पीछे एक पेन लगा था। क्या तुम जाग रही हो? उसने अपना ब्रीफकेस काउंटर पर रखते हुए कहा। हूं, उसने बिना नजर उठाए जवाब दिया। ईथन ने इंतजार किया। चुप्पी लंबी होती गई। लंबा दिन, उसने जोड़ा। फिर भी कुछ नहीं। वह चिढ़कर हिल गया। तुम आजकल बहुत शांत हो। उसने पन्ना पलटा। मैं व्यस्त थी। क्या कर रही थी? उसने मजाक उड़ाया। तुम कुछ नहीं। ओलिविया ने अचानक नजर उठाई और ईथन के शब्द उसके मुंह में ही मर गए। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्रोध नहीं, बल्कि स्पष्टता। एक स्पष्टता जिसने उसे अचानक इस बात से अवगत कराया कि उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण गलत समझा था। मैं कुछ नहीं क्या? उसने धीरे से पूछा। ईथन ने अपना मुंह खोला और बंद किया। वह नहीं जानता था कि कैसे जवाब दे। ओलिविया उठी, फ्रिज में गई, अपने लिए पानी डाला और फिर उसके बगल से गुजर गई। उसे टाल नहीं रही थी, बस उदासीन थी। इससे उसे इतना गहरा बेचैनी हुई कि वह एक परछाई की तरह उसके पीछे बैठक में गया। क्या तुम मुझसे नाराज हो? उसने मांगा। नहीं, उसने बस सोफे पर बैठते हुए कहा। तो तुम ऐसे व्यवहार क्यों कर रही हो? उसकी आवाज तेज हो गई। क्या किसी ने तुम्हारे सिर में कुछ बातें भर दी हैं? ओलिविया लगभग हंसी। उसके सिर में बातें, जैसे उसके पास अपनी कोई सोच, अपनी कोई आवाज, अपनी कोई एजेंसी नहीं थी। लेकिन वह शांत रही क्योंकि वह जानती थी कि जो आ रहा था वह महत्वपूर्ण था। ईथन, उसने एक उंगली से अपना पन्ना चिह्नित करते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसने नाटकीय रूप से सांस छोड़ी, जैसे वह एक और भावनात्मक हिंसक क्रोध के लिए तैयार हो रहा था जिसे वह खारिज कर सके। ठीक है, क्या? उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। ब्रुक सुलिवन तुम्हारे लिए कौन है? यह चुप्पी थी जिसने सवाल को घातक बना दिया। ईथन जम गया। बस एक पलक झपकाई, बस इतना समय कि वह उसे पकड़ सके। फिर उसने अपनी बेहतरीन अदाकारी निभाई। क्या ब्रुक? वह बस एक नई सलाहकार है। तुम क्यों झूठ मत बोलो, ओलिविया ने धीरे से कहा। वह उसके स्वर की कोमलता से स्तब्ध होकर पलकें झपकाई। वह चिल्ला नहीं रही थी, रो नहीं रही थी, आरोप नहीं लगा रही थी। वह एक तथ्य बता रही थी। ओलिविया, तुम सिर्फ पागल हो रही हो। उसने शुरू किया। लोग बातें करते हैं, लोग अतिरंजित करते हैं। गपशप पर विश्वास करके खुद को परेशान मत करो। उसने धीरे धीरे अपनी किताब बंद की और उसे कॉफी टेबल पर रख दिया। ईथन, उसने कहा, मैंने तस्वीरें देखी। एक पल की चुप्पी। कौन सी तस्वीरें? उसकी आवाज टूटी, अपराधबोध से नहीं, बल्कि पकड़े जाने के डर से। बेवर्ली हिल्स होटल में, उसने स्पष्ट किया। तुम्हें एक बिजनेस ट्रिप पर होना चाहिए था और फिर भी तुम उसके साथ वहां थे। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। ओलिविया ने धीमी आवाज में जारी रखा, तुमने इसे बहुत अच्छी तरह से छिपाने की भी कोशिश नहीं की।
यह सार्वजनिक था। लोगों ने गाला में इसके बारे में फुसफुसाया। तुमने मुझे अपमानित किया, ईथन, और तुम्हें मेरी रक्षा करने की कोशिश करने की भी परवाह नहीं थी। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन ओलिविया ने एक हाथ उठाया और वह रुक गया। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। मुझे पहले से ही सच्चाई पता है। हम इससे उबर सकते हैं। जोड़े इन चीजों से उबरते हैं। तुम हाल ही में भावुक रही हो। शायद हम दोनों को। वह उठ गई, उसे ऐसी शांति के साथ रोकते हुए जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। ऐसा मत करो, उसने कहा। मुझे भावुक मत कहो, इसे छोटा मत करो, ऐसा दिखावा मत करो कि तुमने वह सब कुछ नष्ट नहीं किया जो हमने बनाया था। ईथन उसके पास गया। लिव, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं, उसने धीरे से कहा। तुम मेरा वह संस्करण चाहते थे जो तुमसे कुछ नहीं मांगता था। वह जम गया और वह संस्करण, उसने फुसफुसाया, अब मौजूद नहीं है। ईथन की सांस अटक गई क्योंकि उसे एक भयानक एहसास हुआ। अपनी शादी में पहली बार ओलिविया गिड़गिड़ा नहीं रही थी, वह तैयारी कर रही थी। कुछ ऐसा करने की तैयारी कर रही थी जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसके पास ताकत होगी, और उसके सीने में डर ने उसे बताया कि अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह घर अजीब तरह से शांत महसूस हुआ, जैसे खुद दीवारें कुछ होने का इंतजार कर रही हों। ओलिविया सुबह होने से पहले जाग गई, अपने सीने में महसूस होने वाली बेचैनी को दूर करने में असमर्थ थी। पिछली रात की झड़प उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। ईथन के झूठ, उसकी टालमटोल, वह पल जब उसने उसे भावुक कहने की कोशिश की जैसे वह कोई दोष हो। लेकिन वह हिस्सा जो उसे सबसे ज्यादा याद रहा, वह उसका धोखा नहीं था, वह उसका डर था। एक छोटी कांपती हुई चमक जो उसने तब देखी जब उसने तस्वीरें शब्द कहा। उसने एक स्वेटर पहना और नीचे चली गई। सूरज मुश्किल से पर्दों से छनकर आ रहा था। रसोई को एक हल्की सुनहरी चमक से भर रहा था। उसने अपने लिए कॉफी डाली और मेज पर बैठ गई। अपना फोन जांचने लगी। ईथन के संदेशों के लिए नहीं, बल्कि उस छिपे हुए फोल्डर को खोलने के लिए जिसे उसने हफ्तों पहले बनाया था। स्क्रीनशॉट, ईमेल सूचनाएं, वित्तीय रिकॉर्ड, कैलेंडर ओवरले उसके झूठ डिजिटल स्याही में संरक्षित थे। एक एक करके उसने फाइलों की जांच की, अपनी सांस को शांत करते हुए। यह अब जुनून नहीं था, यह सबूत था। सबूत जिसकी उसे जरूरत होगी, क्योंकि आज उसकी बांद्रा के वकील के साथ दूसरी बैठक थी। सुबह 8:30 बजे ओलिविया तैयार थी। उसके बाल हल्के से कर्ल किए हुए थे और ब्लेजर बटन बंद था। वह ऐसी पत्नी नहीं लग रही थी जो टूटने के कगार पर थी। वह ऐसी महिला लग रही थी जो युद्ध की तैयारी कर रही थी। लॉ फर्म की संगमरमर की लॉबी इस बार कम डरावनी लग रही थी। वह इस बार अपनी वकील के सामने बैठी, फोल्डर डेस्क पर सरका दिया और चुपचाप उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। वकील मुस्कुराई, बस एक छोटी सी मुस्कान, लेकिन यह कहने के लिए पर्याप्त थी, तुम अपनी सोच से ज्यादा मजबूत हो। उन्होंने सब कुछ देखा। फिर वकील ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का सबूत है कि प्रोडक्ट फ्लो तुम्हारा था? ओलिविया ने सिर हिलाया और अपना लैपटॉप खोला। उसने पुराना जीमेल अकाउंट खोला, बहाल की गई फाइल पर क्लिक किया और स्क्रीन घुमा दी। सालों पहले की समय मुद्रांकित नैपकिन स्केच उनकी ओर देख रही थी। यह, वकील ने स्क्रीन को छूते हुए कहा, तुम्हारी पूरी कंपनी को हिलाने के लिए पर्याप्त बढ़त है। ओलिविया ने सांस ली। यह समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके पास जो कुछ था वह कितना बड़ा था। क्या तुम वाकई ऐसा मानती हो? नहीं, वकील ने ठीक किया, मैं जानती हूं। तो उन्होंने घंटों तक एक योजना बनाई। दस्तावेजों के लिए अनुरोध, औपचारिक पत्र, संपत्ति की जांच और तलाक के कागजात के शुरुआती मसौदे। प्रक्रिया क्रूर थी, लेकिन जरूरी थी। ओलिविया को लगा जैसे वह उस त्वचा को उतार रही है जिसमें वह सालों से फंसी हुई थी। कागज दर कागज उसने खुद के टुकड़े वापस लिए। बैठक के बाद वह ताजी शरद तू की हवा में बाहर निकली। वह कांप नहीं रही थी, रो नहीं रही थी, हिचकिचा नहीं रही थी। उसे जागा हुआ महसूस हो रहा था। जैसे ही वह मेट्रो स्टेशन की ओर चल रही थी, उसका फोन कंपन किया। स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर से एक संदेश पॉपअप हुआ, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन तुम्हें यह सुनने की जरूरत है। ईथन काम पर यह शेख ही बघार रहा है कि तुम अपना दिमाग खो रही हो और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए। कोई नाम नहीं, कोई संदर्भ नहीं, बस सच्चाई। ओलिविया रुक गई। संदेश ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। अब नहीं, इसने कुछ ऐसा स्पष्ट कर दिया था जिसे उसने बहुत लंबे समय तक अनदेखा किया था। ईथन डरा नहीं था क्योंकि उसे चोट पहुंचाने का पछतावा था। वह डरा था क्योंकि वह दर्द उस पर से नियंत्रण खो रहा था। उसने अपना फोन अपनी जेब में रखा और मेट्रो की ओर सीढ़ियों से नीचे चलती रही, भीड़ में से अपना रास्ता बनाती हुई। ट्रेन एक चीख के साथ रुक गई और वह चढ़ गई।
धातु के खंभे को पकड़ते हुए जैसे ही दरवाजे बंद हुए। उसके चारों ओर लोग अपने फोन देख रहे थे, संगीत सुन रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। कोई उसकी कहानी नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था कि उसका दिल टूट गया था, फिर से पका और फिर से टूट गया था। लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह अपने हैंडबैग में कुछ शक्तिशाली ले जा रही थी। सच्चाई, दस्तावेज, सबूत, धोखे का सबूत, चोरी का सबूत। ईथन सूट और झूठे आकर्षण के पीछे वास्तव में कौन था, इसका सबूत उसने उसे कम आंका था। उस रात वह एक ऐसे आदमी के पास घर लौटेगी जो मानता था कि वह टूट रही थी, लेकिन वह नहीं थी। वह खुद को तैयार कर रही थी और जल्द ही वह सीख जाएगा कि एक ऐसी महिला को कम आंकना कितना खतरनाक था, जो आखिरकार अपने टूटने के बिंदु पर पहुंच गई थी और उससे आगे निकल गई थी। क्योंकि ओलिविया अब बचाए जाने का इंतजार नहीं कर रही थी। वह हथियार बना रही थी जो उसे आजाद करेगा। अगला हफ्ता एक ऐसे तूफान की तरह गुजरा जिसे ओलिविया ने कभी आते नहीं देखा था। यह चुपचाप शुरू हुआ, बहुत ज्यादा चुपचाप। ईथन अजीब तरह से चौकस रहने लगा। फ्रिज पर स्टिकी नोट्स छोड़ता था जिन पर लिखा होता था, तुम्हारा दिन अच्छा रहे, लिव और आज रात का खाना। जैसे तारीफें उनके बीच महीनों के झूठ को मिटा सकती थीं। वह जल्दी घर आता था, एक बार फूल भी लाया, यहां तक कि रात का खाना बनाने की पेशकश भी की। लेकिन ओलिविया अब और जानती थी। उसने बदलाव को वैसा ही देखा जैसा वह था, स्नेह के वेश में डर। उसे लगा कि वह उससे दूर जा रही थी। उसे लगा कि जमीन बदल रही थी। और जब ईथन जैसे पुरुषों को लगता है कि शक्ति उनसे फिसल रही है, तो वे माफी नहीं मांगते, वे रणनीति बनाते हैं। 2 रात बाद जब ओलिविया बेडरूम में दस्तावेज तैयार कर रही थी, तो उसने कुछ अलार्मिंग देखा। उसका एक फोल्डर गायब था जिसमें वित्तीय स्प्रेडशीट थी। उसने दराजों में खोजा, कोठरी में छानबीन की, अपना हैंडबैग जांच लिया। कुछ नहीं। उसकी नब्ज तेज हो गई। वह सीढ़ियों से नीचे भागी। ईथन रसोई में फोल्डर पकड़े हुए था। क्या तुम ये ढूंढ रही थी? उसने मीठी आवाज में पूछा। ओलिविया जम गई। मुझे वापस दे दो। वह मुस्कुराया, कागजों को हल्के से लहराते हुए। तुम व्यस्त रही हो। वकील, जीमेल, फाइलें, संपत्ति की सूची। प्रभावशाली। लिव। सच में उसका पेट मरोड़ गया। वह सिर्फ नाराज नहीं था, वह अम्यूज्ड था। ईथन, यह निजी है। तुम मेरी पत्नी हो, उसने झल्लाकर कहा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह निजी नहीं है। शब्दों ने उसे कांच की तरह काट दिया। वह एक कदम आगे बढ़ी। उन्हें वापस दे दो। लेकिन उसने एक ऐसी नजर के साथ सिर हिलाया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ अंधेरा, गणनात्मक। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे चौंका सकती हो? जो कुछ भी मैंने बनाया है उसका आधा हिस्सा ले सकती हो जो तुमने बनाया है। ओलिविया ने दंग रहकर फुसफुसाया। मेरे बिना तुम्हारे पास तुम्हारा उत्पाद नहीं होता। उसने अपनी झबड़े को कस लिया। एक नैपकिन पर एक स्केच तुम्हें जीनियस नहीं बनाता। मैंने काम किया, मैंने संबंध बनाए, मैंने घंटे लगाए, तुमने बस मदद की। उसने मदद की जैसे उसने उस पर सालों निवेश नहीं किए थे, जैसे उसकी सोच का कोई मूल्य नहीं था, जैसे उसके बलिदान उसकी सफलता की कहानी में पृष्ठभूमि का शोर थे। ओलिविया को लगा कि उसका सीना कस रहा है, लेकिन उसने अपनी आवाज दृढ़ रखी। ईथन, मुझे फोल्डर दो। इसके बजाय वह चिमनी की ओर चला गया। वह तुरंत हिल गई, घबराहट बढ़ती गई। ईथन, हिम्मत मत करना। उसने पूरा फोल्डर आग में फेंक दिया। ओलिविया चिल्लाई, एक कच्ची, टूटी हुई चीख। वह चूल्हे की ओर लपकी, कागजों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे रोके रखा। रुको, वह चिल्लाया। ओलिविया, भगवान के लिए मुझे जाने दो। वह चिल्लाई, खुद को आजाद करते हुए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कागज जल रहे थे, किनारे मुड़ रहे थे, संख्याएं राख में पिघल रही थीं। उसके काम के घंटे, उसका फायदा, सब गायब। वह घुटनों के बल गिर गई, बेबस होकर देख रही थी, जैसे आग आखिरी पन्ने को निगल रही थी। धुएं से उसकी आंखों में चुभन हो रही थी, लेकिन यह उस पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं था जो उसके सीने को फाड़ रही थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसने फुसफुसाया। ईथन ने तेजी से सांस छोड़ी, अपने बालों में हाथ फेरा। लिव, देखो, हम दोनों तनाव में हैं, लेकिन तुम्हें वकीलों की जरूरत नहीं है। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। यह सब भूल जाओ। हम फिर से शुरू कर सकते हैं, फिर से शुरू कर सकते हैं। जैसे उसने अभी वह चीज नष्ट नहीं की थी जिसकी उसे उससे लड़ने के लिए जरूरत थी। ओलिविया कांपते हुए खड़ी हुई, उसकी सांस अटक रही थी। तुमने मेरा काम जला दिया। यह हमारा काम है, उसने बर्फीले स्वर में ठीक किया, और मैं हम दोनों की रक्षा कर रहा हूं। झूठ बोल रहा हूं, उसने जवाब दिया। धोखा दे रहा हूं। मुझे तब तक हेर फेर कर रहा हूं जब तक मैं खुद को मुश्किल से पहचान नहीं लेती। उसका चेहरा सिकुड़ गया। तुम नाटक कर रही हो। शब्द एक थप्पड़ की तरह उसे लगे। नाटकीय,
वही शब्द जो पुरुष महिलाओं को चुप कराने, उनके दर्द को कम करने, सच्चाई को फिर से लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओलिविया एक कदम पीछे हटी, आंसुओं से उसकी नजर धुंधली हो गई। मैं अब नहीं जानती तुम कौन हो। ईथन ने अपनी ठुड्डी उठाई। मैं वह आदमी हूं जो इस शादी को बिखरने से रोक रहा है। नहीं, उसने फुसफुसाया, तुम ही कारण हो कि यह बिखर गई। उसने कांपते हाथों से अपना कोट और चाबियां उठाईं। तुम कहां जा रही हो? ईथन ने मांगा। तुमसे दूर। और वह नंगे पैर दरवाजे से बाहर निकल गई। जब तक वह गैराज के रास्ते पर नहीं पहुंची तब तक उसे एहसास नहीं हुआ। वह अपनी गाड़ी से टिक गई। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी सांस अटक रही थी, उसके सबूत मिट गए थे, उसकी बढ़त नष्ट हो गई थी, उसकी उम्मीद उसकी उंगलियों से फिसल रही थी। पहली बार ओलिविया ने कुछ भयानक महसूस किया। यह नहीं कि वह ईथन से हार जाएगी, बल्कि यह कि वह इस प्रक्रिया में खुद को खो सकती थी, और वह डर उसे पूरी तरह से तोड़ने के लिए लगभग पर्याप्त था। ओलिविया अपनी खड़ी कार के अंदर बैठी थी, माथा स्टीयरिंग व्हील पर टिका हुआ था, आंसू उसके हाथों पर टपक रहे थे। ठंडी हवा उसकी त्वचा को काट रही थी, लेकिन उसे मुश्किल से महसूस हो रहा था। उसके सबूत, उसका लाभ, सब गायब, उसकी आंखों के सामने जल गए थे। ईथन ने एक ऐसी रेखा पार कर दी थी जिसके अस्तित्व का उसे एहसास भी नहीं था। केवल धोखा नहीं, केवल हेरफेर नहीं, विनाश। उसे नहीं पता था कि वह वहां कितनी देर बैठी रही, मिनट, शायद 1 घंटा। आखिरकार उसका फोन कंपन किया। पहले उसने उसे अनदेखा कर दिया, फिर वह फिर से कंपन किया और फिर से। आखिरकार कांपते हाथों से उसने उसे उठाया। एम्मा के 3 मिस्ड कॉल, नोहा के 2 संदेश और एक नंबर जिसे उसने नहीं पहचाना। उसने सबसे पहले नोहा का संदेश खोला। ओलिविया, तुम सुरक्षित हो? कृपया मुझे फोन करो। वह स्क्रीन को देखती रही जब एक और संदेश पॉपअप हुआ। मैं दूर नहीं हूं, बस कहो और मैं तुम्हें लेने आता हूं। उसका गला कस गया। उसने एक शब्द टाइप किया, हाँ। 15 मिनट बाद नोहा उसके बगल में रुका। वह अपने चेहरे पर चिंता के साथ गाड़ी से बाहर निकला और उसके दरवाजे के पास घुटने टेक दिया। उसने धीरे से कहा, यहां आओ। जिस पल उसने उसकी बाहों को अपने चारों ओर महसूस किया, वह सारी ताकत जिसे वह पकड़े हुए थी, वह दूर हो गई। वह उसकी छाती पर सिसकी, बेतरतीब, टूटी हुई, शोकग्रस्त। उसके जीवन का हर टुकड़ा जिसे उसने खुद को बचाने लायक होने का विश्वास दिलाया था, वह चला गया। उसने रुक रुक कर कहा। उसने सब जला दिया, सभी दस्तावेज, सभी स्प्रेडशीट। मैंने जो कुछ भी काम किया। नोहा नहीं हिला, उसे जल्दी नहीं की। उसे तब तक रोने दिया जब तक उसकी सिसकियां शांत हिचकी में बदल नहीं गईं। फिर उसने धीरे से उसकी ठुड्डी उठाई। क्या तुम्हारे पास बस यही था? हाँ, उसने फुसफुसाया। उसने इसे नष्ट कर दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है। नोहा की आंखें नरम हो गईं। लिव, मुझे देखो। उसने देखा। तुम्हारे पास तुम्हारी सोच से ज्यादा है। उसने सिर हिलाया। नहीं, मेरे पास नहीं है। हाँ, उसने दृढ़ता से कहा, तुम्हारे पास है क्योंकि कुछ ऐसा है जो तुम अभी तक नहीं जानती हो। वह उठा और यात्री दरवाजा खोला। चलो, क्या कोई है जिससे तुम्हें बात करने की जरूरत है? ओलिविया ने बहस नहीं की। वह विरोध करने के लिए बहुत ज्यादा थकी हुई थी। वह उसकी गाड़ी में चढ़ गई, अपना सिर ठंडी खिड़की से टिका दिया जबकि शहर की रोशनी धुंधली हो गई। वे बांद्रा के एक शांत रेस्तरां में गए, एक ऐसा जो 80 के दशक से नहीं बदला था। अंदर एक महिला कोने के बूथ में अकेली बैठी थी, घबराकर चाय का कप हिला रही थी। ओलिविया जम गई। ब्रुक सुलिवन, माशूका। उसका दिल उसकी पसलियों से टकराया। नहीं, मैं यह नहीं करने वाली हूं। ओलिविया, नोहा ने धीरे से कहा, बस सुनो, कृपया। ब्रुक तेजी से उठ गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अपराधबोध उसकी अभिव्यक्ति के हर इंच में बुना हुआ था। लिव, ओलिविया, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए यहां नहीं हूं। मैं कसम खाती हूं। ओलिविया ने अपनी जबड़े को कस लिया। तुमने पहले ही कर दिया। ब्रुक ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू जल रहे थे। मुझे पता है और मुझे अफसोस है। मैं माफी नहीं मांग रही हूं। मुझे बस तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है, कुछ ऐसा जो तुम्हें जानने का हक है। ओलिविया धीरे धीरे बैठ गई, हाथों को कसकर बांधे हुए। नोहा उसके बगल में बैठ गया, एक लंगर जिसकी उसे जरूरत होने का एहसास नहीं था। ब्रुक ने कांपते हुए गहरी सांस ली। ईथन तुम्हें झूठ बोल रहा है, और सिर्फ अफेयर के बारे में नहीं, हर चीज के बारे में। ओलिविया ने उसे घूर आपसे किया कर देखा। विशिष्ट बनो। ब्रुक ने अपनी हथेलियों को देखा। उसने काम पर लोगों से कहा कि तुम अस्थिर थी ताकि कोई उस पर सवाल न उठाए। उसने तुम्हारे विचार चुराने का शेखी बघारी। वह यह कहने की योजना बना रहा है कि तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं था। ओलिविया जम गई। ब्रुक ने कांपती आवाज में जारी रखा, और सबसे बुरा हिस्सा यह है कि वह वित्तीय कदाचार छिपा रहा है। वह संख्याओं में हेरफेर कर रहा है, रिपोर्टों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है।
लोग अब इसे नोटिस करने लगे हैं, लेकिन वह तुम्हें हर चीज के लिए दोषी ठहरा रहा है। ओलिविया का खून जम गया। नोहा ने झुककर कहा, ब्रुक के पास कुछ और है, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देता है। धीरे धीरे ब्रुक ने अपना आईफोन निकाला, अपने वॉइस नोट्स ऐप को खोला और प्ले दबाया। ईथन की आवाज बूथ में भर गई, स्पष्ट, ठंडी, अभिमानी। ओलिविया इतनी भावुक है कि कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी। यह विचार मेरा था, और अगर वह बोलेगी भी तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह अस्थिर लगे। अगर वह मुझ पर दबाव डालती है तो मैं उसे डुबो दूंगा। ओलिविया की सांस अटक गई, उसके हाथ जोर से कांप रहे थे। ब्रुक की आवाज टूट गई। मैंने उसे उस रात रिकॉर्ड किया था जब उसने यह कहा था। मैंने सोचा था कि यह मेरी रक्षा करेगा। वह गलत थी, और जब उसने मुझे भी दोषी ठहराने की धमकी दी तो मुझे एहसास हुआ कि वह वास्तव में कौन है। ओलिविया की आंखें इस बार उदासी से नहीं भरी, बल्कि कुछ ज्यादा गहरे से, एक बढ़ती हुई आग से। यह सिर्फ सबूत से ज्यादा था। यह वह हथियार था जिसे ईथन ने कभी आते नहीं देखा था। पहली बार ओलिविया ने अपने कंधे सीधे किए और ब्रुक की आंखों में देखा। धन्यवाद, उसने धीमी आवाज में कहा। तुमने अभी सब बदल दिया है, और पहली बार लड़ाई जीतने लायक महसूस हुई। टेक इनोवेशन गाला की रात मुंबई की ताजी हवा के साथ आई, जो भारी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बिजली से भरा हुआ होने वाला था। यह कार्यक्रम द्रीगल प्लाजा होटल में आयोजित किया गया था। उसके बड़े झूमर बॉल रूम की छत पर तारों की तरह चमक रहे थे। पत्रकार, सीईओ, निवेशक और फिनटेक की दुनिया के उभरते सितारे संगमरमर के फर्श पर नाप के सूट और चमकते गाउन में घूम रहे थे। यह उस तरह का कमरा था जहां प्रतिष्ठा बनती और बिगड़ती थी। ईथन रीड अजय महसूस करते हुए अंदर आया। उसने एक नया सिलवाया काला स्मोकिंग पहना था। उसकी कलाई पर एक लग्जरी घड़ी घमंड से चमक रही थी। उसके बगल में ब्रुक थी, आखिरी बार भूमिका निभाते हुए। हालांकि उसकी मुस्कान एक सच्चाई छिपा रही थी, जिसे ईथन को पता नहीं था कि वह अपने आईफोन में ले जा रही थी। जैसे ही वे अंदर आए, कैमरों की फ्लैश चमकी। निवेशकों ने ईथन से हाथ मिलाया। बोर्ड सदस्यों ने उसकी पीठ थपथपाई। यह हमारा साल है ईथन, गर्मियों तक तुम सीईओ बन जाओगे। अगले महीने वह प्रोडक्ट डेमो, एक गेम चेंजर। ईथन ने उसे ऑक्सीजन की तरह सोख लिया। उसे नहीं पता था कि वह अपनी शक्ति के आखिरी पल सांस ले रहा था। इस बीच होटल के बाहर एक काली कार चुपचाप रुकी। ओलिविया बाहर निकली। उसके फिटिंग वाले गहरे नीले गाउन का किनारा रोशनी को पकड़ रहा था। उसके बाल उसके चेहरे को नरम लहरों में फ्रेम कर रहे थे। उसकी मुद्रा दृढ़ थी। वह उस टूटी हुई महिला से कुछ भी नहीं लग रही थी जिसे ईथन ने कुछ ही हफ्ते पहले खारिज कर दिया था। नोहा कार्टर उसके बगल में खड़ा था, उसे अपना हाथ दे रहा था, एक रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक समान के रूप में। उसने एक चारकोल सूट पहना था, नीरस लेकिन निर्विवाद रूप से शक्तिशाली। जिस पल उन्होंने डबल दरवाजे पार किए, बातचीत धीमी हो गई, सिर घूम गए, भीड़ में एक लहर दौड़ गई। वह नोहा कार्टर के साथ ओलिविया पार्कर है। मैंने सुना है कि वह अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर रही है। क्या वह शादीशुदा नहीं थी? हे भगवान, हाँ, यह बुरा होने वाला है। ओलिविया ने अपनी ठुड्डी ऊपर रखी। उसकी नब्ज स्थिर थी। हर कदम आगे बढ़ने पर उसे खुद का एक टुकड़ा वापस लेने जैसा महसूस हुआ। कमरे के दूसरी ओर ब्रुक ने उसे सबसे पहले देखा। उसकी सांस अटक गई। वह डरी नहीं थी, वह राहत महसूस कर रही थी। ईथन ने ब्रुक की नजर का पीछा किया और जम गया। उसके हाथ में शराब का गिलास कांपा। उसकी रीढ़ की हड्डी में आत्मविश्वास डगमगाया। पहली बार वह छोटा लग रहा था। ओलिविया नहीं रुकी जब उनकी नजरें मिली। वह नहीं हिली, वह बस नोहा के हाथ पर हाथ रखे उसके बगल से गुजर गई। दूरी ने ईथन को आग की तरह जलाया। उसने जबरदस्ती हौंसी, लिव, तुम यहां क्या कर रही हो? ओलिविया केवल इतना रुकी कि उसे एक सभ्य मुस्कान दे सके। उस तरह की सभ्य मुस्कान जैसे बर्फ झील को जमा देती है। अपनी जिंदगी जी रही हूं, उसने धीरे से कहा। ईथन की जबड़े कस गई। तुम उसके साथ नहीं हो सकती। तुम उसकी नहीं, लेकिन वह पहले ही जा चुकी थी। निवेशकों और अधिकारियों के एक घेरे में समाहित हो गई थी, जो उससे बात करने के लिए उत्सुक थे। नोहा ने उसे पार्कर लेजर की संस्थापक के रूप में पेश किया। उसका स्टार्टअप, उसकी दृष्टि, उसकी चमक। लोगों ने सवाल पूछे। जब वह बोली तो उन्होंने सुना। उन्होंने उसकी वास्तविक रूप से प्रशंसा की, दिखावटी तरीके से नहीं। यह सब कुछ था जो उसने उससे चुराया था, और अब वह उसके साथ चमक रही थी। मोड़ मुख्य प्रस्तुति के दौरान आया। विशाल स्क्रीन चमक उठी। कई उभरती हुई कंपनियों की स्लाइड दिखा रही थी। ईथन तैयार था। अपनी कंपनी के नाम को अगले उत्पाद घोषणा के लिए बुलाए जाने का इंतजार कर रहा था। इसके बजाय, देवियों और सज्जनों, प्रस्तुतकर्ता ने कहा, आज रात हम एक क्रांतिकारी नए फिनेटिक प्लेटफॉर्म पर प्रकाश डाल रहे हैं जो उपयोगकर्ता,
केंद्रित डिजाइन के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा और पहुंच को लोकतांत्रिक बनाता है। कृपया पार्कर लेजर का स्वागत करें। ओलिविया का लोगो स्क्रीन पर भर गया। कमरा तालियों, फुसफुसाहटों और गड़गड़ाहट की तरह चमकते कैमरों से फट पड़ा। ईथन का चेहरा फीका पड़ गया। ब्रुक उससे दूर हट गई। उसकी अभिव्यक्ति अगम्य थी। नोहा ओलिविया को मंच पर ले गया। जैसे ही वह पोडियम के पास पहुंची, उसे अपने ऊपर एक अजीब शांति महसूस हुई। जीवित रहने से बनी शक्ति, सच्चाई से बनी स्पष्टता। उसने संयम, आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता के साथ बात की। उसने ईथन का जिक्र नहीं किया। उसने धोखे का संकेत नहीं दिया। उसे इसकी जरूरत नहीं थी। उसकी सफलता ही उसका बदला था। लेकिन भाग्य अभी खत्म नहीं हुआ था। जब तालियां थम गईं, तो गहरे सूट पहने दो आदमी चुपचाप ईथन के पास पहुंचे। एक ने एक बैज दिखाया। रीड साहब, हमें आपके वित्तीय विवरणों में विसंगतियों पर निजी तौर पर चर्चा करने की जरूरत है। ईथन के चेहरे से रंग उड़ गया। ब्रुक ने ओलिविया की ओर देखा, हल्का सा सिर हिलाया। यह शुरू हो गया था और पहली बार ईथन ने उन दुनिया के परिणामों को महसूस किया था जिसे उसने झूठ पर बनाया था। जिस पल दो अनुपालन अधिकारी ईथन के पास पहुंचे, उसके आस पास का पूरा माहौल बदल गया, जैसे शैंपेन का गिलास धीमी गति में टूट रहा हो। कुछ ही मिनट पहले वह गाला का सुनहरा लड़का था। अरबपतियों से हाथ मिला रहा था, तस्वीरों के लिए पोज दे रहा था, उस दूरदर्शी उत्पाद का बखान कर रहा था जिसे उसने कथित तौर पर बनाया था। अब फुसफुसाहटें परछाइयों की तरह उसका पीछा कर रही थीं, जबकि अधिकारियों ने उसे एक शांत गलियारे की ओर ले जाया। महोदय, उनमें से एक ने गंभीरता से कहा, हमें आपके विभाग से संबंधित परिवर्तित वित्तीय रिपोर्टों के बारे में गंभीर चिंताएं हैं। ईथन ने हौसने की कोशिश की। यह एक गलतफहमी होनी चाहिए। मैं वह हूं जिसने अनियमितताओं को उजागर किया। अधिकारी ने एक भौं उठाई। हमारे रिकॉर्ड बताते हैं कि आपके समलांस के लेनबैली लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग परिवर्तन करने के लिए किया गया। हाँ, तो किसी ने मेरे रीड साहब, दूसरे अधिकारी ने बीच में टोका, हम आपको एक वकील के बिना बात करना बंद करने की सलाह देते हैं। ईथन का मुंह बंद हो गया। उसके दिल की धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। पहली बार असली घबराहट उसके खून में ठंडी होकर बह गई। इस बीच बॉलरूम में वापस ओलिविया दूर से देख रही थी। वह मुस्कुरा नहीं रही थी, वह आनंद नहीं ले रही थी, वह बस दृढ़, शांत, लगभग उदास होकर देख रही थी। यह अब बदले के बारे में नहीं था, यह सच्चाई, न्याय, संतुलन के बारे में था। नोहा उसके बगल में खड़ा था, धीमी आवाज में, क्या तुम ठीक हो? मैंने सोचा था कि मुझे संतुष्टि महसूस होगी, उसने स्वीकार किया, लेकिन सबसे ज्यादा मैं आजाद महसूस करती हूं। उसकी नजर कमरे में घूम गई जहां ब्रुक अकेली खड़ी थी। उसके कंधे कड़े थे और आंखें दूर थीं। यहां से भी ओलिविया बता सकती थी कि वह महिला अंदर से टूट रही थी। ईथन ने उसे भी इस्तेमाल किया था, उसे भी हेर फेर किया था, उसे भी धमकी दी थी, लेकिन उस रात उसने चक्र को तोड़ दिया और ओलिविया ने इसका सम्मान किया जितना उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। गलियारे के अंदर ईथन ने बेतहाशा नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की। देखो सज्जनों, मेरी पत्नी प्रतिशोधी है। वह महीनों से अस्थिर रही है। वह मेरे करियर को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। मैं इसे साबित कर सकता हूं। पहले अधिकारी ने एक पेन से क्लिक किया। यह अजीब है कि आप ऐसा कहते हैं क्योंकि किसी ने आज रात हमें एक गुमनाम ऑडियो फाइल भेजी है। ईथन का खून जम गया। अधिकारी ने प्ले दबाया। उसकी अपनी आवाज गलियारे में भर गई। ओलिविया इतनी भावुक है कि कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी। यह विचार मेरा था। अगर वह मुझ पर दबाव डालती है तो मैं उसे डुबो दूंगा। ईथन ने फोन पर झपटने की कोशिश की, लेकिन वे आसानी से पीछे हट गए। वह, अधिकारी ने शांति से कहा, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लगता है जो हेरफेर और प्रतिशोध में संलग्न है, न कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जिसका तोड़फोड़ किया जा रहा है। ईथन को लगा कि दीवारें बंद हो रही हैं। यह संदर्भ से बाहर है। उसने विरोध किया। वह झूठ बोल रही है। मेरे जीवन की महिलाएं। अधिकारी रुका। महिलाएं बहुवचन में? ईथन फिर से जम गया। उसे बहुत देर हो चुकी थी जब उसे एहसास हुआ कि उसने अभी कुछ ऐसा स्वीकार किया था जो उससे पूछा भी नहीं गया था। अधिकारियों ने एक नजर एक दूसरे पर डाली। रीड साहब, कृपया हमारे साथ आइए। वे उसे अभी गिरफ्तार नहीं कर रहे थे, लेकिन उसे औपचारिक पूछताछ और कानूनी सलाहकार के आने का इंतजार करने के लिए एक विवेकशील कॉन्फ्रेंस रूम में ले जा रहे थे। बॉलरूम के अंदर बोर्ड सदस्यों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। अधिकारी अपने फोन पर भौहें चढ़ा रहे थे क्योंकि सूचनाएं अफवाहों के साथ चमक रही थीं। निवेशकों ने तनावपूर्ण नजरें एक दूसरे पर डालीं। ईथन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक ने बुदबुदाया, यह अच्छा नहीं लग रहा है। यह एक बहुत ही सार्वजनिक पतन की शुरुआत थी। ओलिविया ने उसे नहीं देखा,
अपमान देखने की कोशिश नहीं की। वह बस एक शांत कोने में चली गई, शोर को खुद को घेरने दिया, जबकि उसने एक ऐसी सांस छोड़ी जिसे वह सालों से रोक रही थी। उसने उस रात के बारे में सोचा जब उसे उसकी शर्ट पर लिपस्टिक मिली थी। वह रात जब वह बाथरूम के फर्श पर अकेली रोई थी। वह रात जब उसने उसके दस्तावेज जला दिए थे। वे साल जो उसने खुद को छोटा करने में बिताए थे ताकि उसे ज्यादा ऊंचा महसूस हो, और उसके अंदर कुछ आखिरकार ढीला हो गया। एक बोझ उठ गया। नोहा फिर से उसके पास आया, उसे एक गिलास स्पार्कलिंग वाटर देते हुए। हो गया, उसने धीरे से कहा। उसने सिर हिलाया। यह शुरू हो रहा है। उसने उसका चेहरा देखा। तुमने आज रात को ज्यादा ग्रेस से संभाला जितना ज्यादातर लोग कर पाते। ओलिविया हल्की सी मुस्कुराई। ग्रेस ने मुझे तब तक जीवित रखा जब तक गुस्से ने मुझे मार नहीं दिया। होता। उनके बीच चुप्पी छा गई, इस बार आरामदायक, भारी नहीं। बॉलरूम के दूसरी ओर लोग ऐसा दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन हर फुसफुसाहट एक ही बात पर लौट रही थी। ईथन रीड पकड़ा गया, उजागर हुआ, खत्म हो गया, और हर कोई यह जानता था। गलियारे में वापस एक अधिकारी फोन करने के लिए बाहर निकला। ईथन कॉन्फ्रेंस रूम की मेज पर अकेला बैठा था। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसकी कॉलर से पसीना बह रहा था। अपनी कुर्सी के आर्मरेस्ट को पकड़े हुए था। उसे बॉल रूम से दूर से तालियां सुनाई दे रही थीं, लेकिन उनमें से कोई भी उसके लिए नहीं थी। पहली बार ईथन रीड ने महसूस किया कि सब कुछ खोने का क्या मतलब है, और वह इसका हकदार था। गाला के बाद की सुबह मुंबई ओलिविया पार्कर के लिए अलग महसूस हुई। ज्यादा शांत, ज्यादा स्पष्ट, जैसे खुद शहर ने बहुत देर तक अपनी सांस रोके रखने के बाद सांस छोड़ी हो। वह नोहा के बांद्रा वाले गेस्ट रूम में उठी। सूरज की रोशनी धीरे से चादरों पर फैल रही थी। उसने जोर दिया था कि वह उस रात घर न लौटे। भावनात्मक सदमे और जिस टकराव को उसने सहा था, उसके बाद नहीं। उसने स्वीकार किया, इसलिए नहीं कि उसे बचाए जाने की जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि उसने आखिरकार स्वीकार कर लिया कि उसे अकेले नहीं सहना पड़ता था। महीनों में पहली बार वह बिना डर के सोई। नीचे अपार्टमेंट में ताजी कॉफी की गंध तैर रही थी। नोहा रसोई के काउंटर पर बैठा अपना आईपैड देख रहा था। सुबह की खबरें स्क्रीन पर चमक रही थीं। जब ओलिविया अंदर आई तो उसने नजर उठाई और उसकी अभिव्यक्ति नरम पड़ गई। तुम कवर पर हो, उसने धीरे से कहा। उसका पेट कस गया। यह अच्छा है या बुरा? दोनों, उसने स्वीकार किया, लेकिन ज्यादातर अच्छा। उसने आईपैड उसकी ओर घुमा दिया। एक बोल्ड शीर्षक सबसे ऊपर फैला हुआ था। ईथन रीड वित्तीय कदाचार और बौद्धिक चोरी के आरोप में जांच के दायरे में। स्रोत का दावा है कि विचार उसकी पत्नी से लिया गया था। उसके नीचे एक तस्वीर थी। ईथन सदमे में दिख रहा था। अनुपालन अधिकारियों द्वारा एक शांत गलियारे से ले जाया जा रहा था। एक और तस्वीर में ओलिविया गाला में दिख रही थी, हाथ में माइक, आत्मविश्वास से भरी और शांत। उसके अंदर भावनाओं का एक अजीब मिश्रण उमड़ पड़ा। अविश्वास, राहत, दर्द और कुछ विंडिकेशन के करीब। वे कर्मचारियों का साक्षात्कार कर रहे हैं, नोहा ने कहा। कई लोगों ने पुष्टि की कि उसने तुम्हारे काम का श्रेय लेने का शेखी बघारी। ओलिविया ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। लोग आखिरकार मुझ पर विश्वास करते हैं। नोहा ने अपना गर्म हाथ उसके हाथ पर रखा। वे हमेशा करते, अगर तुम्हें बोलने दिया जाता। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, उसका फोन लगातार कंपन करने लगा। स्क्रीन पर संदेशों की बाढ़ आ गई। मानव संसाधन प्रतिनिधियों से ईमेल, पुराने सहकर्मी, परिचित जिनसे उसने सालों से बात नहीं की थी, लेकिन एक संदेश ने उसे जमने पर मजबूर कर दिया। ईथन से एक वॉइसमेल। उसने उसे घूर कर देखा। डर उसकी रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ रहा था। क्या तुम इसे सुनना चाहती हो? नोहा ने सावधानी से पूछा। ओलिविया ने सिर हिलाया, प्ले दबाया। ईथन की आवाज स्पीकर से निकली, उन्मादपूर्ण, कांपती हुई, अहंकार से रहित। लिव, मैं हूं। कृपया मुझे फोन करो। मुझे समझाना है। कुछ बातें हैं जो तुम नहीं समझती। उन्होंने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। ब्रुक ने झूठ बोला। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। कृपया ऐसा मत करो। हम इसे ठीक कर सकते हैं। बस कृपया। संदेश अचानक खत्म हो गया। कोई माफी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस निराशा और दोषारोपण। ओलिविया ने कांपते हाथों से फोन रख दिया। डर से नहीं, बल्कि स्पष्टता से। वह अभी भी सोचता है कि वह मुझे हेर फेर कर सकता है, उसने फुसफुसाया, क्योंकि उसने हमेशा किया है। नोहा ने धीरे से कहा। उसने निगल लिया और फिर नजर उठाई। अब और नहीं। बाद में उसी दोपहर ओलिविया अपनी वकील से मिली और एक स्वतंत्र ऑडिट फर्म के प्रतिनिधि से। उन्होंने सब कुछ देखा। नैपकिन का स्केच, ब्रुक की रिकॉर्डिंग, कर्मचारियों के बयान, वित्तीय विसंगतियां, सबूत भारी थे। तुम्हारे पास एक मजबूत मामला है, उसकी वकील ने कहा। केवल तलाक के लिए नहीं, बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए।
हर जाने के लिए, मान्यता के लिए। ओलिविया झुक गई, स्तब्ध। मैंने कभी बदला नहीं चाहा, तुम बदला नहीं ले रही हो। वकील ने ठीक किया, तुम न्याय पा रही हो, नोहा ने धीरे से जोड़ा, और तुम अपनी जिंदगी वापस ले रही हो। दोपहर की शुरुआत में मीडिया ने आधिकारिक बयान जारी किए जिसमें जांच लंबित होने तक ईथन के अस्थायी निलंबन की पुष्टि की गई। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। अधिकारियों ने उसे खारिज कर दिया, कर्मचारियों ने खुद को उससे दूर कर लिया और निवेशकों ने अपनी रुचि वापस लेना शुरू कर दिया। ईथन का कभी आशाजनक करियर अब उसकी अपनी बनाई हुई पतली डोरी पर लटका हुआ था। जबकि दुनिया प्रतिक्रिया दे रही थी, ओलिविया ने खुद को नोहा की बालकनी में पाया। शहर का नजारा देखती हुई क्षितिज उद्देश्य के साथ चमक रहा था, तेज, उज्ज्वल, जीवित। उसने खुद को गले लगा लिया, ठंड से नहीं बल्कि आखिरकार देखे जाने की भारी राहत से। नोहा उसके बगल में खड़ा था, उसे एक गर्म चाय का कप देते हुए। तुम क्या सोच रही हो? वह हिचकिचाई, फिर ईमानदारी से बोली, मैंने इतना समय यह सोचने में बिताया कि क्या मैं ही समस्या थी, क्या मैं प्यार के लायक नहीं थी, क्या मैं पागल थी। उसकी आवाज नरम पड़ गई। लेकिन कल रात मुझे याद आया कि मैं उससे पहले कौन थी, और मुझे लगता है कि मैं उसे वापस चाहती हूं। नोहा ने धीरे से, धैर्यपूर्वक मुस्कुराया। वह कभी नहीं गई थी, लिव, वह बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ओलिविया ने रात की हवा में सांस ली, महसूस कर रही थी कि यह उसके फेफड़ों, उसकी आशा, उसके भविष्य का विस्तार कर रही है। पहली बार वह टूटी हुई महसूस नहीं कर रही थी, वह शक्तिशाली महसूस कर रही थी, वह प्रामाणिक महसूस कर रही थी, वह आजाद महसूस कर रही थी। और दुनिया आखिरकार उस महिला को देख रही थी जिसे उसने इतनी कोशिश की थी चुप कराने की। ईथन रीड की दुनिया जिस दिन आधिकारिक तौर पर ढही, वह सायरन या हथकड़ियों के साथ नहीं आया। वह चुपचाप आया, एक ब्लेड की तरह पसलियों के बीच फिसल गया जब उसने कम से कम उम्मीद की थी। ओलिविया उनमें से किसी भी चीज के लिए मौजूद नहीं थी, लेकिन कहानी के टुकड़े धीरे धीरे उस तक पहुंचे। समाचार अलर्ट, पुराने सहयोगियों के संदेश और उसकी वकील का एक संक्षिप्त कॉल। यह बुधवार सुबह शुरू हुआ। ईथन एक सिकुड़े हुए सूट में अपने कार्यालय भवन पहुंचा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उसकी त्वचा पर चोट कर रहे थे। वह अब मुश्किल से सो पाता था। उसकी वॉइस मेल वकीलों, बोर्ड सदस्यों और चिंतित परिवार के सदस्यों के अनदेखे कॉल्स से भरी हुई थी। लिफ्ट के दरवाजों में उसका प्रतिबिंब एक भूत जैसा लग रहा था, पीला, कांपता हुआ, आत्मविश्वास से रहित। जैसे ही वह 31वीं मंजिल पर पहुंचा, चुप्पी ने उसका स्वागत किया। कोई नमस्कार नहीं, कोई मुस्कान नहीं, कोई सम्मान का सिर हिलाना नहीं। लोग नजरें चुरा रहे थे, कॉन्फ्रेंस रूम के कांच के पीछे फुसफुसा रहे थे। वह अपने कार्यालय की ओर चला और अंदर 2 सुरक्षा गार्ड पाए। रीड साहब, उनमें से एक ने कहा, हमें आपके आईडी कार्ड की जरूरत है। ईथन पलकें झपकाई। क्या? क्यों? कोई मोलभाव नहीं। उसके हाथ कांपे। उसने धीरे से वह पहचान पत्र उतार दिया जिसे उसने सालों तक सम्मान के बिल्ले की तरह पहना था। गार्ड ने उसे एक छोटे लिफाफे में सरका दिया। फिर उसने अपने डेस्क पर लिफाफा देखा। उसकी बर्खास्तगी पत्र, तत्काल प्रभाव से। कारण, वित्तीय कदाचार, कॉरपोरेट रिकॉर्ड में हेरफेर, अनैतिक व्यवहार, बौद्धिक संपदा की चोरी, प्रत्ययी कर्तव्य का उल्लंघन। कमरा घूम गया। नहीं, उसने डेस्क के किनारे को पकड़ते हुए फुसफुसाया, वे मुझे नहीं निकाल सकते। मैंने यह विभाग बनाया, मैंने यह उत्पाद बनाया। बोर्ड का एक वरिष्ठ सदस्य हाथ बांधे दरवाजे में आया। तुमने जिस उत्पाद का निर्माण किया है वह संघीय समीक्षा के अधीन है। तुमने जो विचार चुराया है वह तुम्हारी पत्नी का था। तुमने जो हेरफेर किया है वह दस्तावेज में है। तुमने इस कंपनी को शर्मिंदा किया है और अब तुम खत्म हो गए हो। मैं समझा सकता हूं, कुछ भी समझाने लायक नहीं है। और ओलिविया, उसने झूठ बोला। बोर्ड सदस्य की अभिव्यक्ति सख्त हो गई। उसने झूठ नहीं बोला, हमने सबूत देखे हैं, सब। ईथन को लगा कि उसके घुटने झुक रहे हैं। वह अपना सिर हाथों में दबाकर अपनी कुर्सी पर गिर गया। उसका साम्राज्य, उसकी छवि, उसकी सावधानी से तैयार की गई जिंदगी राख में बदल गई थी। सुरक्षा तुम्हें बाहर ले जाएगी, बोर्ड सदस्य ने ठंडेपन से खत्म किया। और ईथन, उससे फिर से संपर्क मत करना। जैसे ही गार्ड उसे कार्यालय से बाहर ले गए, कर्मचारियों ने रास्ता छोड़ दिया। कुछ फुसफुसाए, कुछ चुपचाप देखते रहे, कुछ ने मुस्कुराया। यह एक ऐसे आदमी की धीमी, अपमानजनक चाल थी जिसने एक बार खुद को अछूत माना था। इमारत के बाहर पत्रकारों ने उसे घेर लिया। रीड साहब, क्या यह सच है कि आपकी पत्नी ने मूल अवधारणा बनाई थी? क्या आपने वित्तीय दस्तावेजों में हेरफेर किया था? क्या आपको आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपको अपने काम को जलाने का पछतावा है? अपने काम को जलाना, शब्द उसे एक थप्पड़ की तरह लगे।
उसने अपने चेहरे पर हाथ रखे, कैमरों के बीच से अपना रास्ता बनाया और सड़क पर ठोकर खाई। दूर कहीं सायरन गूंज रहे थे। ठंडी हवा का झोंका उसके गालों से टकराया। वह दिशाहीन लग रहा था, जैसे कोई आदमी किसी बुरे सपने से जागता है, केवल यह महसूस करने के लिए कि वह असली था। इस बीच ओलिविया बांद्रा में नदी के दूसरी ओर एक शांत कैफे में अपने विकास दल के साथ डिजाइन नोट्स देख रही थी। उसे नहीं पता था कि उस सटीक क्षण में क्या हो रहा था। उसे इसकी जरूरत नहीं थी। उसकी जिंदगी अब ईथन के फैसलों के इर्द गिर्द नहीं घूमती थी। लेकिन दोपहर 1:34 बजे उसका फोन एक समाचार अलर्ट के साथ कंपन किया। उसने उसे छूने से पहले हिचकिचाई। शीर्षक में लिखा था, ईथन रीड प्रमुख फिनटेक फर्म से निकाल दिया गया, जांच जारी। उसके साथ एक तस्वीर थी। ईथन बेतरतीब पत्रकारों की भीड़ से ले जाया जा रहा था। कोई अहंकार नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई सशस्त्र आत्मविश्वास नहीं, केवल परिणाम। ओलिविया ने एक लंबे पल तक स्क्रीन को देखा। मुस्कुराई नहीं, जश्न नहीं मनाया, बस सांस ली। न्याय शोरगुल वाला नहीं था, न्याय क्रूर नहीं था, वह संतुलित था। एक हल्की सांस जो आखिरकार उसके सीने से बोझ हटा दिया। नोहा उसके सामने वाली सीट पर खिसक गया, उसके चेहरे के भाव में बदलाव को देखते हुए। क्या तुम ठीक हो? उसने फोन उसकी ओर घुमा दिया। उसने शीर्षक पढ़ा, आहा, ऐसा हो गया। ओलिविया ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, ऐसा हो गया। क्या तुम बेहतर महसूस करती हो? उसने पूछा। उसने सोचा, उसने वाकई सोचा। मैं पूरा महसूस करती हूँ, उसने आखिरकार फुसफुसाया। इसलिए नहीं कि वह गिर गया, बल्कि इसलिए कि मैं अब उसके नीचे नहीं हूँ। नोहा ने धीरे से मुस्कुराया। हीलिंग ऐसा ही महसूस होता है। ओलिविया ने खिड़की से बाहर देखा। उसके चारों ओर शहर जीवंत और विशाल था। पहली बार ईथन का पतन उसकी कहानी नहीं था, उसकी चढ़ाई थी। उसने अधिसूचना बंद की, अपना फोन रख दिया और अपने काम पर वापस लौट आई, क्योंकि न्याय ने अपना काम कर दिया था और अब उसके और उस जिंदगी के बीच कुछ भी नहीं था जिसे उसे बनाना था। सर्दी धीरे धीरे बांद्रा पर छा गई। छतों पर सफेद रंग की पतली चादर बिछा दी, शहर के शोर को शांत कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे हीलिंग पुराने घावों को शांत करती है। ओलिविया पार्कर एक सुबह अपनी बालकनी में बैठी थी, एक मोटे बाथरोब में लिपटी हुई, सूरज को ईस्ट रिवर या बांद्रा की खाड़ी पर चढ़ते हुए देख रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि उसके गालों में चुभ रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पसंद था कि सुबह दुनिया कितनी शांत लगती थी, कितना शांत। उसने सांस छोड़ी और हवा एक छोटे बादल में बदल गई। उसकी जिंदगी कुछ महीने पहले जैसी नहीं थी, और फिर भी पहली बार उसे आखिरकार अपनी लग रही थी। अंदर उसका अपार्टमेंट गर्म था। पिछली रात जलाई गई एक दालचीनी की मोमबत्ती की हल्की गंध से भरा हुआ था। जगह बसी हुई और व्यक्तिगत लग रही थी। खिड़की के पास फलते फूलते पौधे, कॉफी टेबल पर बिखरी किताबें, एक कॉर्क बोर्ड पर उद्देश्य और गर्व के साथ पिन किए गए डिजाइन स्केच। उसका मैकबुक डेस्क पर खुला था। पार्कर लेजर का नवीनतम प्रोटोटाइप दिखा रहा था। उसकी कंपनी, उसकी दृष्टि, उसकी विरासत। परियोजना उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ी थी। गाला के बाद निवेशकों ने उससे संपर्क करना शुरू कर दिया। उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसकी क्षमता से प्रभावित हुए। विकास फर्म ने उसके साथ साझेदारी की। महिला नेतृत्व वाले उद्यम पूंजी समूह ने समर्थन की पेशकश की। कॉलेज के सहकर्मी, जिनसे उसने सालों से बात नहीं की थी, उन्होंने उसे फिर से जोड़ा, उसे प्रोत्साहित किया। हर बैठक, हर प्रस्तुति, हर देर रात का ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र उसे याद दिलाता था कि उसे मिटाया नहीं गया था, उसे कम आंका गया था, और वह उठ खड़ी हुई थी। उस सुबह नोहा ने धीरे से उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वह स्टारबक्स के 2 गिलास लिए हुए था। उसका गिलास हमेशा बिना पूछे आता था, बिना क्रीम के एक बड़ा दालचीनी लट्टे। उसने दरवाजा खोला, गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए। तुम जल्दी उठ गई, उसने कहा। मुझे शांति पसंद है, उसने जवाब दिया। उसे अंदर आने दिया। नोहा ने पेय काउंटर पर रख दिए और एक हल्की मुस्कान के साथ अपार्टमेंट को देखा। अब यह एक घर जैसा लगता है। यह है, उसने बस कहा। वह हिचकिचाया, काउंटर पर झुकते हुए। तुम्हारी वकील ने मुझे कल रात फोन किया था। उसने कहा कि समझौता अंतिम हो गया है। ओलिविया ने सिर हिलाया। हो गया है। बौद्धिक संपदा विवाद उसके पक्ष में बंद हो गया था। हर्जाना पर्याप्त था, जितना उसने उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा। लेकिन उसे पैसे की परवाह नहीं थी, उसे मान्यता की परवाह थी। उसका विचार, उसका काम, उसका नाम सार्वजनिक रूप से, स्थायी रूप से बहाल किया गया था। एक शांत लेकिन शक्तिशाली जीत। नोहा ने उसे ध्यान से देखा। तुम्हें इसके बारे में कैसा महसूस होता है? ओलिविया ने अपने गर्म लट्टे के चारों ओर अपने हाथ लपेट लिए। हल्कापन, उसने कहा, जैसे मैंने आखिरकार एक बोझ उतार दिया है जिसे मुझे एहसास नहीं हुआ था कि मैं ढो रही थी। और ईथन? उसने धीरे से पूछा।
उसने सांस छोड़ी। मैं उससे नफरत नहीं करती, मैं उसे और दर्द की कामना नहीं करती। उसने खुद ही यह सब किया है। उसने एक घूंट लिया, उसकी आंखें नरम हो गईं। मुझे बस उम्मीद है कि वह कभी इन सब से कुछ सीखेगा। नोहा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। तुम एक अच्छी इंसान हो, लिव। मैं एक मजबूत इंसान हूं, उसने सुधारा। एक अंतर है। उनके बीच आराम से चुप्पी छा गई। बाहर खिड़कियों से बर्फ गिरती रही। दुनिया साफ, ताजा महसूस हुई। एक पल बाद नोहा फिर से बोला, कुछ ऐसा है जो मैं लंबे समय से कहना चाहता था। ओलिविया ने नजर उठाई। उसका दिल धीरे से फड़फड़ाया। इस बार डर से नहीं, बल्कि प्रत्याशा से। वह करीब आया, एक दृढ़ आवाज में, मुझे तुम पर गर्व है। ईथन के साथ जो हुआ उसके लिए नहीं, पार्कर लेजर के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे परिभाषित नहीं होने दिया जिसने तुम्हें तोड़ दिया। ओलिविया को अपने सीने में गर्मी महसूस हुई। नोहा, उसने फुसफुसाया, तुम्हें मुझे जवाब नहीं देना है। उसने तेजी से कहा, अपने हाथों को अपनी जेब में डाल लिया। मैं यहां हूं क्योंकि मैं रहना चाहता हूं, जब तक तुम भी यही चाहती हो। वह धीरे धीरे जानबूझकर करीब आई, जब तक कि वह बस कुछ इंच दूर नहीं थी। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी। हाँ, मैं चाहती हूं कि तुम यहां रहो। उसकी सांस अटक गई, लेकिन मुझे बचाने के लिए नहीं, उसने जोड़ा, बस रहने के लिए। नोहा मुस्कुराया, एक शांत, ईमानदार मुस्कान जो उसकी आंखों तक पहुंची। तो मैं रहूंगा। वे बालकनी के दरवाजों के पास एक साथ खड़े थे। सूरज के ऊपर चढ़ने के साथ दुनिया को ग्रे से सुनहरा होते हुए देख रहे थे। ओलिविया ने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया, पल की गर्मी को अपनी हड्डियों में बसने दिया। वह किसी नई चीज की ओर नहीं दौड़ रही थी, किसी पुरानी चीज से बच नहीं रही थी। वह बस अपनी जिंदगी को फिर से चुन रही थी। और पहली बार उसने खुशी को चुना, उसने प्यार को चुना, अंधा नहीं, हताश नहीं, बल्कि स्वस्थ और पूर्ण। उसने संभावना को चुना, उसने खुद को चुना। ओलिविया पार्कर ने एक बार सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसने फिर से बनाया। वह उठ खड़ी हुई, फिर से प्यार किया, और इस बार अंत जीवित रहना नहीं था। वह शांति थी, वह आजादी थी, वह आखिरकार खूबसूरती से उसकी थी। और इस तरह हमारी कहानी खत्म होती है। लेकिन तुम, हाँ, तुम अभी भी यहीं हो। यदि तुम इस पल तक रुके रहे हो, तो इसका मतलब है कि ओलिविया की यात्रा में किसी चीज ने तुम्हारे अपने दिल के एक हिस्से को छुआ है। शायद उसके साहस ने तुम्हें अपने साहस की याद दिलाई हो। शायद उसकी हीलिंग ने कुछ ऐसा दर्शाया हो जिसे तुम चुपचाप फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हो। उसकी कहानी हमें एक सरल सच्चाई सिखाती है। जब कोई तुम्हारे मूल्य को देखना बंद कर देता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुमने उसे खो दिया है। इसका मतलब है कि वे उसे कभी नहीं समझे। जैसा कि स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, आत्मा अपने विचारों के रंग से रंग जाती है। ओलिविया ने अपने विचार बदले और उसकी जिंदगी उनके साथ बदल गई। उसने दर्द पर गरिमा, डर पर सच्चाई और कड़वाहट पर नवीनीकरण को चुना। यह कुछ ऐसा है जिसे हम में से कोई भी चुन सकता है, चाहे हम आज कहीं भी हों। जीवन हमेशा हमें वह माफी नहीं देता जिसके हम हकदार हैं, लेकिन यह हमें अपने अंत को फिर से लिखने का अवसर देता है, एक बार में एक ईमानदार निर्णय। यदि इस यात्रा ने तुम्हें मजबूत देखा गया या यहां तक कि थोड़ा ज्यादा बहादुर महसूस कराया है, तो चुपचाप मत जाओ। लाइक करो ताकि हम जान सकें कि तुमने कुछ महसूस किया। इस वीडियो को साझा करो ताकि कोई और भी ताकत पा सके। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम एक समुदाय बना रहे हैं जहां कहानियां ठीक होती हैं और जहां तुम मायने रखते हो। तुम अकेले नहीं हो।